सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कहने को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंस्टीट्यूट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। कॉल पे रहिए, कॉलर पे बात ना कीजिए, टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बात कीजिए, अपनी बात कीजिए, दूसरे के की बात को लेकर ना आगे बढ़िए। दो सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में क्या यादें छोड़ के गया, किस चीज को याद रखेंगे आप, और 2022 में क्या खोया और क्या पाया, इस पे हम बात करेंगे। और आपको जैसे कि पता है कि एमक्यूएम जो है हुकूमत के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ये इशू है, तो जरूर आप आके बात कीजिएगा, मगर टॉपिक पे रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा अच्छी बात होगी। कि आपको पता है कि 2023 में हम लोग दाखिल तो हो चुके हैं, मगर 2022 में कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत कीमती चीजें खो दी और कुछ भी नहीं पाया। बल्कि ज्यादातर लोगों के, मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यू लिए, जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि 2022 हमारे लिए अच्छा नहीं था। मगर जिनके लिए गुड था वो भी आके बताएं, जिनके लिए खराब था वो भी आके जरूर बात मेंशन करें कि आखिर क्या वजह थी, और पॉलिटिक्स में और सियासत में क्या हुआ उस बात पे भी हम जरूर बात करेंगे कि 2022 में सियासत में क्या क्या नहीं हुआ और क्या रह गया। अब इमरान खान की आपने स्पीच सुनी होगी जिसमें उन्होंने बात की है और जो उन्होंने बताया है कि मुल्क में किस तरह मैशियत बेहतर हो सकती है, मुल्क को किस तरह बचाया जा सकता है, इन सब चीजों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप साथ रहिएगा। एक कॉलर है, उनका मैसेज ले लूं, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। सबसे पहले कॉलर है उनका, जरा मैं मैसेज ले लूं एक सेकंड के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, पहले वाला कॉलर बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पर है। थैंक यू सो मच जी जनाब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैंने आप ही को यार किया इसलिए कि आप मेरे साथ पहले से थे। जी जनाब। जी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी 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 बोलिए। 2022 में हमने क्या खोया क्या पाया, अगर इस पे बात करते हैं तो खोया हमने ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है कंपेयर टू के हमने जो पाया क्या। जी, तो पाया क्या, अब पहले खोया पे जाऊं, पहले खोए पे जाएं कि क्या क्या खो दिया जी, ताकि पता चले लोगों को कि कितना मुश्किल टाइम गुजारा 2022 और क्या लगता है कि 2023 हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा और हम बहुत कुछ पा लेंगे। जो हालात चल रहे हैं इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे हम लोग। जी जी सबसे पहले तो हमने जो सबसे बहुत सारी चीजें खोई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो उसको मैं बहुत ऊपर रखूंगा। जो हमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होना चाहिए था डेमोक्रेसी में, हर डेमोक्रेसी में होता है दुनिया भर में, कहीं भी आप किसी की जबान नहीं पकड़ते, अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो उसको इजहार की आजादी होती है। वो चीज जो है वो इस गवर्नमेंट ने हमसे ली है, 2022 में हमने वो खोया है। उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि जितने भी जो रिपोर्टर्स थे, जैसे अरशद शरीफ का मर्डर हो गया, फिर इसी तरीके से फारूकी जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ किस तरीके से पेश आए ये लोग,
तो इन्होंने बेसिकली ये किया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले लिया है हमसे। कोई बंदा तनकीद नहीं कर सकता गवर्नमेंट पे, कोई बंदा किसी इंस्टीट्यूशन पे तनकीद नहीं कर सकता। ये चीज जो है ना, ये बेसिक डेमोक्रेसी की जो डेमोक्रेसी होती ही है कि आपके पास आजादी राय हो, ये जो हमने खोया है, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है ना हमने जो पॉइंट खोया है वो ये है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज्यादा हुई है। हमने देखा है कि जहां पर भी प्रोटेस्ट हुआ है, उन प्रोटेस्ट में जैसे इस्लामाबाद में हुआ था 20 मई को था गालिबन, तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें लाठी चार्ज हुआ है, उसमें टीयर गैस हुई है, उसमें लोगों को मारा गया है, केसेस बनाए हैं, लोगों को चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ तोड़ते हुए लोगों को घरों से उठाया गया है, उनके फैमिली के सामने उनको मारा गया है, ब्रूटैलिटीज दिखाई है पुलिस ने और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने। ये चीज जो है ना, ये जो है ना, ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हमने चीज खोई है। दूसरी जो चीज हमने खोई है वो ये है कि एक चलती हुई गवर्नमेंट को, जो इमरान खान की गवर्नमेंट जो एक ठीक सिमत में चल रही थी, जो एक प्रोग्रेस की तरफ कंट्री को लेके जा रही थी, 6% आपकी ग्रोथ थी, टेक्सटाइल सेक्टर आपका अच्छा चल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका अच्छा चल रहा था, गवर्नमेंट जो है वो एक जी। तो वो सारी चीजें जो थी उस गवर्नमेंट के खत्म होने से, जो गवर्नमेंट ने खोई है, उससे हम ऑफ ट्रैक हुए हैं बहुत ज्यादा। तीसरी चीज जो हमने खोई वो ये थी कि एक आम आवाम जो थी वो कम से कम ये था कि वो खाना खा सकती थी, कपड़े ले सकती थी, जूते ले सकती थी। अब जितनी महंगाई हो गई है, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है, उस इन्फ्लेशन के नतीजे में ये हो गया है कि अब लोग रोटी खाने से मजबूर हो गए, कपड़े जूते वो लेने से मजबूर हो गए, घरों के किराए इतने बढ़ गए हैं। ये सारी चीजें जो है इससे आम आवाम, बल्कि समझ लें कि 95% आपकी आवाम जो है वो इससे इफेक्ट हुई है। ये जो है ये एक अनदर चीज हमने खोई है। इसके अलावा हमने एक और जो ट्रस्ट था आवाम का पॉलिटिशियंस के ऊपर और आर्मी के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो हमने खो दिया। वो बहुत बड़ी चीज खो दी, समझ ये लग रहा है। बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि देखें आर्मी जो है वो बहरहाल मुल्क का सबसे बड़ा आपका जो होता है एसेट होता है, बिल्कुल सही है, होता है और वही आपका सब कुछ होता है। तो अब लोगों ने जो है पुलिस पे, जैसे पुलिस पे तो हम कई एतबार ही नहीं करते थे, वो खो चुके थे ट्रस्ट। अब आर्मी पे भी लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। आर्मी पे ट्रस्ट इसलिए नहीं रहा कि आर्मी ने साइड्स ली है, आर्मी ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठजोड़ किया है, उन्होंने पैसे लिए हैं उनसे, वो भी साबित हो गया है कि जिस तरीके से इनकी जो जायदादें निकल के आ रही हैं, जो उनका पता चल रहा है कि ये इतनी, तो वो तो ऑब्वियसली इनकी तनख्वाहों से तो नहीं हो सकता था। ये इन्होंने लिया है और उसके नतीजे पे इन्होंने जो है कैदियों को छुड़ा दिया है, बाहर जाने दिया है मुल्क से, इन्होंने गवर्नमेंट तोड़ी, इन्होंने इत्तेहाद कराए, इन्होंने सब कुछ किया है, इन्होंने केसेस माफ कराए। तो सारी चीजों को देखते हुए तो अब लोगों का ट्रस्ट जो है वो आर्मी से भी नहीं रहा, पॉलिटिशियंस से पहले भी नहीं था, अब और भी खराब हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी जो एक और नुकसान हुआ है वो ये है कि लोगों की जो उम्मीद थी जो पाकिस्तान से कि हम एक दुनिया में तरक्की करेंगे एज ए नेशन हम जो है आगे जाएंगे हर मैदान में, तालीम में, सनत में, इंडस्ट्रीज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, वो सारी चीजों में हम पीछे हुए हैं। हमारे मुल्क में अब क्या हो गया है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है जी, पाकिस्तान पीछे की तरफ चल पड़ा है, पूर इकोनॉमिक कंडीशंस है, मुल्क डिफॉल्ट के करीब है जी। ये सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हमने खोया है, स्पेशली इस 2022 में आपने खोने वाली चीजें इतनी बता दी कि बहुत लंबी लिस्ट है कि 2022 में ये खो दिया। तो 2023 में आपको क्या लगता है, क्या यानी कि 2022 में आपने तो सारी लिस्ट ये बताइए कि आपने सिर्फ खोया कुछ भी नहीं पाया जी। जो चीज मैं देखूंगा कि मुझे तो इसका तसलसल ही नजर आ रहा है 2023 में भी। फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं आ रही जिससे कोई होप नजर आए, लेकिन जो चीजें इस सब में से गंद में से जो निकल के आई हैं, जो दो चीजें अच्छी निकली आई हैं, एक तो ये है कि पाकिस्तान की आवाम को पता चल गया है कि उस मुल्क के दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक चीज आई है कि जो जिसमें पहले था कि कौम डिवाइडेड होती थी हमेशा, जो आपको रिजल्ट नजर आता था इलेक्शंस में नजर आता था कि लोग कोई 30% एक ले रहा है, 20% एक ले रहा है, 15%, 10% कोई वोट ले रहा है। तो एक वो था कि कौम को
ओपिनियन डिवाइडेड था कि ये पार्टी अच्छी है या वो। जी अब हुआ ये है कि ये सारे जितनी भी लीडरशिप्स हैं इन्होंने जो काम किए गवर्नमेंट रहने के बाद, जी ये सब वाज़ेह तौर पे पहचान हो गई है अब इनकी, के लोगों को पता चल गया है कि इमरान खान ही वो एक वाहिद शख्सियत है जो कि हमें किसी तरीके से कौमी इत्तेहाद की तरफ लेके जा सकता है, जिसमें कि नेशन को वो इकट्ठा कर सकता है और एक ट्रैक पे लेके जा सकता है। में एक हमने चीज पाई है सारी बुराई में से कि लोग जो है वो मुत्तहिद हो गए और कौम अब एक डायरेक्शन में सोच रही है, और वो ये सोच रही है कि ये 13 पार्टियों का जो इत्तेहाद बना है ये उनके मसाइल नहीं हल कर रहा। बिजली के हालात बुरे हैं, गैस के हालात बुरे हैं, महंगाई के हालात बुरे हैं, अमन अमान के हालात बुरे हैं, किसी तरीके से भी जो है किसी एक डायरेक्शन में भी कौम जो है ना सही तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं कर रही काम। तो ये इन्होंने देखा है मेरे ख्याल में कि कौमी इत्तेहाद जो बना है अभी इस वक्त, कि कौम के अंदर हर जिस शहर में भी इमरान खान ने जलसे किए हैं वहां पर लोग आए, लाखों की तादाद में आए, और सबकी सोच एक है, सबकी सोच ये है कि यही बंदा ऐसा है जो कि आगे लेके जा सकता है। तो अब इसीलिए वो कह रहा है कि इलेक्शन करा और ये इलेक्शन नहीं करा रहे। उसकी वजह ये है कि कौम जो है इस वक्त मुत्तहिद है, इमरान खान के तरफ देख रही है। तो अच्छा, मेरे ख्याल में यानी कि ये चीज पाई है कि आप अवाम को इमरान खान ने जबान दे दी, आप ये कहना चाहते हैं कि अवाम को पता चल गया। चले मेरे साथ ये चल गया, और दूसरी ये कि उनको ये उम्मीद कम से कम एक है कि ये बंदा जो है हमें आगे लेके जाए, ये बंदा हमें आगे लेके जाएगा। अच्छा, यानी कि ये सिर्फ आप कह रहे हैं अचीव किया। मेरे साथ एक और कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन बोल रहा है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशीद है। जी बोलिए। अभी आपसे बात हुई थी शाम को, मैंने आपकी मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं? जी बोले जी। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत से। आप मेरे शो तकरार में हैं, ये भी आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, रिटायर हैं, हो चुके हैं आर्मी से, ये डिपार्टमेंट से, आर्मी डिपार्टमेंट में जॉब करते थे ये पहले, तो काफ़ी खिदमत की इन्होंने अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की, तो जो इन्होंने खिदमत की हैं, और तो ये थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहे थे इस प्रोग्राम में, शो में आना चाह रहे थे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मुल्क में मैंने क्या क्या काम किए अपने मुल्क के लिए। जी जनाब। देखिए, मुल्क के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हक बनता है एक सिटीजन का, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से वो संभाला है जी अपने इस वतन अजीज के साथ मैंने बहुत प्यार किया, और हमेशा ही जब भी जरूरत पड़ी, चाहे महाद पे चाहे बाहर, हमेशा इनकी काम है। लेकिन अब ये जो दौर चल रहा है, ये पिछला दौर जो हमारा है, पिछला साल 22 का जी, वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब कहलाएगा, जिसमें मार्च के बाद हर इदारे जो बेलगाम होकर रह गया, और जिसकी वजह से पूरी कोऑर्डिनेशन बिल्कुल आपस में न रही, और नाअहली की वजह से एक्सपोज भी हो गई। और किसी मुल्क की तरक्की का मैशियत तरक्की से अलावा मलगूम होता है, और मैशियत का महवर जो है इस मुल्क के सियासी हालात से होता है। इस सियासी हालात, सियासी भूचाल गुर्बत की लकीर की तरफ ले गए हैं कौम को, और गिरते जा रहे हैं, और मुल्क में इतकदर टेंशन है कि 70% लोगों में टेंशन पाई जाती है, जो खुदकशी और हालात के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े से साबित होती है। मुल्क की तारीख को टटोलें, आजादी के बाद अपने वतन अजीज पाकिस्तान को हम संभाल न सके। कायदे आज़म अली जना, मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान के बाद एक एक करके जो सीनियर्स थे सब अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद डिक्टेटर, सियासी लीडर ये मुखलिस न रहे, मुल्क में पार्टियां बढ़ती गईं, और बर्स इक़्तिदार जो भी आया उसने पिछले सरबराह की सही पॉलिसी, सही मतलूबों को गलत करार देके उसको तबाह किया। इससे खजाने पे जबरदस्त बोझ पड़ा, और खजाना कभी भी सांस न ले सका। शुरू से कौम तालीम याफ्ता न बना सके। अय्यूब खान के दौर के बाद सियासी पार्टियां बढ़ती गईं, और अब सैकड़ों सियासी पार्टियां हैं, हत्ता कि एक फर्दरवी सियासी पार्टी। तो मेरा मतलब ये है कि पिछले साल अब रोने की बजाय हम इस तौर पे देखें कि हमें मजीद भी तौर पर आलिम दीन जो मसलकों और फिरकों में बटे रहे, फिरका वारियत बढ़ने से न सिर्फ मजहब इस्लामों के अकीदे से हम दूर हुए, क्योंकि कौम शिद्दत का रुझान कौम में बढ़ता गया। रिश्वत, कमीशन खोरी, मुल्क से बेवफाई, गद्दारी, खुदगर्जी, लालच, मफाद परस्ती ने जन्म लिया। दीन से मुकम्मल दूरी, और खास तौर पे इस कौम के अंदर जो बेअदबी का अंसर है, जो लालच है, और कौम बजाय कौम बनने के वो एक
समझिए भीड़ बन के रह गए। इकबाल की खुदी ने जो दर्द दिया था उसका हम जनाजा हमने निकाल के रख दिया। अपनी मर्चेंट नेवी, अपनी नेवी के दौरान पाकिस्तान फोर्स के दरमियान 70 मुल्कों से ज्यादा मैंने सफर किया। हमारी कौम को 80 से ज्यादा लोगों की तारीख का कोई इल्म नहीं है कि किस तरह लाखों की कुर्बानी से पाकिस्तान वजूद में आया और आधा मुल्क हमने गंवा दिया। इस मुल्क का हल अब देखना ये है, अगर आपकी इजाजत हो तो बता जो मैंने महसूस किया जी। हल सबसे पहले यह है कि यूरोप अमेरिका की तरफ सिर्फ 2 पार्टियां होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसे अमेरिका में है, यूरोप में है, इसी तरह से बरसर इक़्तिदार और एक अपोजिशन पार्टी। कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ हो और रेगुलेशन, रूल है रेगुलेशन, वतन से मोहब्बत, और सबसे बढ़कर इससे जो सख्त जरूरत है वो दुनियावी और दीनी तालीम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगी इसका कोई हल नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त कौम बर्बाद हो रही है। और अब मैं इस तरफ आता हूँ कि ये आकाश वो रात जबकि अदालतें खुली हैं और हमें ये इत्तला मिल रही थी कि कौम के हक में फैसले होंगे, उस वक्त इलेक्शन का अगर अनाउंसमेंट हो जाता तो आइए मुसीबतों से बच जाते। इसमें 23 करोड़ आवाम हमारी बर्बाद हो रही है। जब तक मुल्क का सरबराह गैर जानिबदार नहीं होगा। और एक बात और मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ जो आज तक किसी फोरम पे नहीं आई, अब जरा इसको गौर कीजिए और मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले मेहरबानी करके सुन लें। वो ये है कि अमेरिका में आपको पता है, मैंने इसको नोट किया है दूसरे मुल्कों में भी, कि जब किसी पार्टी की, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी है, डेमोक्रेटिक कोई है, उस पार्टी का सरबराह जब सदर या वजीर आज़म बन जाता है तो उस वक्त पहला उसकी पहली स्पीच ये होती है कि मैं पार्टी के थ्रू आया हूँ लेकिन आज से मैं पार्टी का सदर नहीं हूँ, मैं इस मुल्क का सदर। यहाँ बदनसीबी ये है कि जो भी सियासी पार्टी आती है, आप देख रहे हैं पुरानी तारीख, वो बोलने के बाद उसी तरह उसकी हमायतें, उसकी मोहब्बत, उसकी शराफत वो अपनी पार्टी के कारकुनों से होती है। इस मुल्क का कोई नहीं सोचता और फिर लग जाते हैं कि अगले 5 साल के बाद किस तरह दौलत इकट्ठी की जाए और किस तरह से मुकाबला करके दोबारा इक़्तिदार पे आया जाए। अब आप ये देखें कि जब हमारा ये जहन होगा तो हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज में आपकी इजाजत है जो हमारी कौम के अंदर जो कहीं नजर नहीं आती, देखिए जरूरत तो होती है, वो कौम कहते हैं डू एट रोम एज रोमन डू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। फैशन परस्ती और यकीन करें नफाखोरी, बनावट, बेहयाई और उसके बाद अदब नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब तक इस मुल्क से बाहर नहीं करेंगे, और आखिरी बात मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर गौर करें तो इसमें गौर करें आप, तो इसमें 2 चीजें चाहिए हमें। हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क से सच्ची वफा करें, अपनी सोच लें, और दूसरी बात है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद रखते हुए हमें दीन की तरफ भी राग़िब होना है और अपने दुनियावी कामों में भी। इसके बाद आखिरी एक पॉइंट और मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर ना ही डिक्टेटरशिप का कोई तस्वुर है और ना ही जमहूरियत का तस्वुर है। आप पूरी तारीख खुलफाए राशिदीन की देख लें और एक वक्त जबकि उमर बिन अब्दुल अजीज सानी तशरीफ लाए तो भीख लेने वाला कोई ना था, ज़कात लेने वाला कोई ना था। तो जब तक एक कोई भी हुकूमत बने तो उसको, उसके सदर को चाहिए, उसके वजीर आज़म को चाहिए कि हम इस मुल्क के सदर हैं, हम पार्टी के सदर या पार्टी के वजीर आज़म नहीं है। जब तक ये तमीज खत्म नहीं होगी ये कौन कराएगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी सुप्रीम अदालत से, हमारी सुप्रीम इदारा मुझे यकीन है कामिल है कि वो इस इंशाअल्लाह ताला इस कौम की इस जो डूबती हुई कश्ती है इसको अब भी वक्त है। और आप यकीन करें अगर यही हाल 2-4 महीने और रहा तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा मेरी नजर में आखिरी हल इसका इलेक्शन है। इलेक्शन में आप जाहिर और मुनसिफ अपने लीडरों को लेकर आए और फिर ताबेदार हो जाएं। फिर जब एक दफा फैसला कर लें कि हमने इसके साथ चलना है, फिर उसके मुताबिक ये बयानबाजी, हर मुंह की एक अलग जबान है। हर घर के अंदर 10 अफराद, अगर 10 अफराद का एक सरबराह के आप कहने बना चलें तो वो हर खानदान बर्बाद हो जाता है। तो ये मुल्क आप बताइए 23 करोड़ अवाम क्या इसी तरह से लड़ती मरती रहेगी और रोती? हमारी यकीन करें जिस दिन
ये हुआ है, बांग्लादेश बना है और हमारे से मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ है। तो जबीन साहबा आप यकीन करें मेरी आंखों में आंसू थे और मैं देख रहा था हर बंदा बेहोश रो रहा था। जब बंगालियों ने हमारे साथ बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये गलत कहना है कि उनके अलबत्ता अगर साजिश की वजह से या मुजीब रहमान की पुरानी यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि बस सिर्फ इलेक्शन की तरफ ही जाएगा ये मुल्क, तो तभी हालात कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, जब मैशत बेहतर की तरफ आएगा। और जो भी बने सरबराह उसको ऐलान करना पड़ेगा। 2 पार्टियां हों सिर्फ। मैं आखिरी बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी दरसे इक़्तिदार हो, बाकी सबको खत्म हो जाना चाहिए, दम हो जाए, कुछ करें, इसका कानून बनना चाहिए। और मैं यकीन करें मेरा दिल गवाही दे रहा है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेंगे, सोमोटो एक्शन लेंगे और इस कौम की कश्ती को पार लगाएंगे। ये 2 इदारे हैं इंशाल्लाह ताला जो हमारे बैरूनी तौर पे हमारे उन लाखों फौजियों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। खानदान के खानदान उजड़ गए, बर्बाद हो गए, खानदान के खानदान उजड़ गए। कुर्बान करके उनको क्या हासिल हो रहा है, इस मुल्क में क्या मिल रहा है हमें? ये मुल्क के जिससे अपने जो मफाद परस्ती है उसे हट के अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को और कब्र को, हशर को, आलम बरज़ख को हर मुसलमान, हर इंसान उसको मालूम होना चाहिए कि मौत का वक्त मुअय्यन है। जी वालेकुम सलाम जी। मैं समीना थोड़ी सी बात करना चाहती थी। मैं ये कहना चाहती हूँ समीना, सबसे पहले तो जितने भी हमारे कॉलर्स हैं और जो भी हमें देख रहे हैं सब लोगों को नया साल और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला हम सबको इस नए साल में वो तमाम अचीवमेंट हम हासिल कर सकें अपनी मेहनत से, जो हम पिछले साल करना चाहते थे हासिल और नहीं कर सके। और समीना मुल्क की सियासत की तो मैं यही बात कहूँगी कि यार कहते हैं कि वो मौलाना रूमी का कॉल है कि फूल बादल के गरजने से नहीं बल्कि बादल के बरसने से उगते हैं। तो हमें तो, लेकिन हमारी जो सियासी अशराफिया है मुझे लगता है उसको ये बात नहीं मालूम कि सियासतदान की दलील उसका काम होता है और दूसरों पे इल्जाम तराशी और बहतान तराजी का जो एक ये अजीब सिलसिला हमारे मुल्क में जारी और सारी है, इसका अंजाम किसी के हक में भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए लीडरशिप का तो बुनियादी उसूल यही होता है कि आप अपनी बात करते हैं कि आपने क्या किया और आप क्या नहीं कर सके, मगर हमारे मुल्क में जो तर्ज हुक्मरानी है वो पूरा टोटली उस पर चलाया जाता है कि दूसरे क्या थे और क्या नहीं कर सके। उसकी वजह से ये हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि हमें पिछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी, वो जंग तुमने भी ना जीती जो हमने हारी थी। तो हमारे मुल्क में यही कशमकश चल रही है कि जाने वाली हुकूमत जो है वो क्या क्या छोड़ के गई और आने ने क्या उसको ठीक करने के लिए क्या क्या काम सर अंजाम दिए। तो आवाम जो है वो अभी तक मसाइल में घिरी हुई है और उसके ऊपर से तो इम्तियाज ये है कि अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए पहले तो इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो वो ये बात कहते थे कि भाई माशी मसाइल का हमें तो सामना है, हमें तो IMF से हमने कर्जे भी ले लिए, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हम कर्जे नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने लिए और देर से लिए। और उसके बाद जो उनके अब वो कह रहे हैं कि अगर अब IMF से कर्जे लिए गए तो बहुत मुल्क के महंगाई का सामना करना पड़ेगा मुल्क को, अवाम को। महंगाई का जो चक्कर है तो, और आप सोचें कि IMF के कर्जे के बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, मुल्क में तो पैसा ही नहीं है। इसीलिए समीना जो महंगाई है जाहिर सी बात है उसका पहला तो यही है कि आलमी मार्केट में भी महंगाई है। साबिक हुकूमत में जो सब्सिडी देकर IMF से मुआहदे नहीं किए थे और लेट किए थे वो भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी वजह है। फिर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जो चपकलिश आपस में वो इसकी वजह है। फिर हुकूमतों की नाअहली भी इसकी वजह है। और जो सैलाब आया था इतनी बुरी तरीके से और लोग इतने मुतासिर हुए थे तो उससे भी तो अवाम जो है वो परेशानी का शिकार है, क्योंकि बहुत सारे जमीन का आधे ज्यादा तो पानी में चला गया। तो वो सारे लोग भी एक मुश्किलात का शिकार है बेचारों ने। वहाँ को ऐसे लोग भी थे जिन्हें 4-4 दिन से खाना नहीं मिला था जिनको। तो ये माशी मसाइल इनको भी मिले और महंगाई का जिन किसी से भी बोतल में वापस नहीं गया, ना तो जो हुकूमत चली गई उससे गया था, ना उससे गया है जो हुकूमत अब वापस आई है। तो अवाम अभी तक जो है वो यही गैर मुस्तहकम सूरत हाल का ही शिकार है। और हमारी जो है अगर आलमी सतह पर महंगाई कम भी हो रही है तो उसका फायदा पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा। पाकिस्तान में तो है वो जो ना पेट्रोल की कीमत आपको कम दिख रही है, किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं गिर रही, बल्कि रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। और IMF से जाहिर सी बात है मुआहदा करने के बाद IMF को भी अब मुतमईन नहीं कर सक रही है गवर्नमेंट जी, क्योंकि तो गवर्नमेंट तो अब गवर्नमेंट से तो मुल्क चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है इस गवर्नमेंट से मुल्क। तो मैं कहता हूँ स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो 5 अरब 82 करोड़ रुपए 19 लाख
तकरीबन इतनी कुछ अमाउंट थी जो मैंने पढ़ी थी कि इतनी अमाउंट है उनके पास। तो अगले हफ्ते अगर आपको 1 अरब से ज्यादा आपको कर्जा अदा करना है तो आप किस तरीके से देंगे? फिर आइंदा 3 माह में भी आपको डॉलर के अंदर अदायगियां करनी होंगी तो वो आप कैसे करेंगे? ये सारे डॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो मुझे तो हमारे मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा होता है? हमारे सारे सियासतदान, हमारा मुल्क जो है वो गरीब हो रहा है और जितने हमारे सियासतदान हैं वो सारे के सारे अपनी तर्ज जिंदगी किसी की भी देख ले तो वो हेलीकॉप्टर और जहाजों से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो वो सारे के सारे जो पैसे उन्होंने कमाए अपने मुल्क के लिए, तो वो क्यों कुछ परसेंट के पैसे अपने मुल्क पे उसकी तरक्की के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते? अगर इलेक्शन भी हो जाएगा तो मेरी नजर में ये जो मसाइल है इनका हल इलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद भी यही सब कुछ चलता रहेगा, चीजें उधर ट्रांसफर हो जाएंगी। इसका हल तो ये है कि जो मुश्किल है, जो मसाइब में घिरा हुआ हमारा मुल्क, अपने जो जेबों में भरे हुए ना पैसे लोगों ने तो थोड़े थोड़े पैसे अपने मुल्क पे लगाए, वो जरूरी है अभी, क्योंकि आप दूसरों से मांगने के लिए उनकी तरफ तो देख रहे हैं मगर अपने पास से आप कुछ 1 रुपया भी अपने मुल्क पे लगाना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि कोई दूसरा ये काम करे, तो कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान बनने से काम थोड़ी चलता है भाई, उसके अंदर बनने के बाद कुछ और काम भी तो होते हैं जो अपने आवाम की भलाई के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अपना खुद एहतसाबी के अमल से तो कोई गुजरना नहीं चाहता ना। सब समझते हैं कि हम तो ठीक है, ये सारा कुछ तो दूसरों ने किया है, ये आने वालों ने किया है, वो जाने वाले करके गए। हर कोई है ना अपना सारा कसूर दूसरों पे डाल देता है हमेशा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सियासतदानों को इस चीज का इदराक जरूर करना चाहिए कि हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, मगर मुल्क होते हैं कायम रहने के लिए होते हैं। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करती हूँ, हमें नए साल में ये उम्मीद भी करनी चाहिए कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट आए या बने तो वो सिस्टम को चलने दिया जाए, और जो लोग अपोजिशन में वो भी सिस्टम को कम से कम चलने दें, और इलेक्शन सही वक्त पे कराएं आप, और आप जो अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें, क्योंकि इधर उधर लोगों पे इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं होता। कितना शोर मचाया गया कि ये सारा कुछ करने के पीछे अमेरिका का हाथ है। भाई उठाकर आप किसी को मुल्क पे इल्जाम लगा दें, किसी का क्या बिगाड़ा है? आप लोग वहां पे तो सिर्फ सियासत चमकाने की बातें होती है। दोनों साइड को, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनकी आवाम और मुल्क की भलाई और फलाह बहबूद के क्या उनके पास प्लान है, मैं ये समझने से काफिर हूँ। सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बातें सुनने को मिल रही है, जो भी मीडिया को उठाकर देख ले। मैं तो न्यूज भी नहीं देखती, इसलिए कि उसमें देखने का कोई फायदा ही नहीं है। वही घिसी पिटी बातें आ रही होती हैं और कोई इस चीज पे बात ही नहीं करता कि ये जो मईशत पाताल में गिरती चली जा रही है, तो ये क्या किसी की पगड़ियां उछालने से और रसवाई की धूल सबके सरों पर डालने से क्या ठीक हो जाएगी? हरगिज़ भी ठीक नहीं होगी। उससे सिर्फ मुल्क में मजीद इंतशार फैल रहा है और हमारा जो मुल्क है वो अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपको मुल्क एक मिल ही गया है, उस पे उल्टी सीधी जो पॉलिसीज हैं वो उसको कहते हैं ना कि आजमा कर बदनिया कर रहे हैं। जो करता धरता भी हो वो सही से भाई अपने मुल्क की तरफ आए और आवाम को कुछ डिलीवर करने की कोशिश करें, मुल्क को बचाने की कोशिश करें। अपने खजानों के मुंह खोलें सियासतदान। जो भी सियासतदान इस बात का दावा कर रहा है कि वो मुल्क को इस माशी बहरान से बाहर निकालेगा, सबसे पहले अपनी तिजोरी में फंसी हुई दौलत को वहां से बाहर निकाले, तो शायद हमारा मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने से भी बच जाए। और जो जिस तरह आवाम की हालत इतनी खराब हो चुकी है तो वो कुछ हालत में भी फर्क आ जाए, वरना इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। क्योंकि कोई 2022 में फरिश्ते ऊपर से जो है वो सिक्कों के थाल लेके तो नीचे नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो ये बहुत अफसोसदगी की बात है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के मसाइल को हल करे। और बाकी जहाँ तक खोने और पानी की बात है, तो यही हम देखते रहे कि सियासतदान ही एक दूसरे की मुखालफत में बड़े बड़े बयान भी देते रहे और बड़ी बड़ी बातें भी हमने सुनी, लेकिन मुल्क की आवाम को और बेसिकली मुल्क के सिस्टम को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुल्क वही उसी मझधार में फंसा हुआ है जिसमें पहले फंसा हुआ था। कुछ भी सही नहीं हो रहा है वहां पर। तो यही मैं कहना चाहती हूँ और ये दुआ देना चाहती हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि सियासतदान हमारे कुछ अकल के नाखून ले, उसको ठीक करने की कोशिश करें, चाहे जो भी हो। और बाकी ठंडा आप बहुत अच्छी लग रही है और आपको स्पेशली मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से क्या ये आप ऐसी हंसते मुस्कुराती, आप जो अपनी एफर्ट करती हैं और हम लोगों को मौका देती हैं कि इसमें अपनी दिल की बात कर सकें, तो मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ इस बात के लिए। और मैं तमाम लोगों को भी यही मुबारकबाद दूं कि अल्लाह ताला सबके लिए जो है वो आसानियां पैदा करे और हमारे वतन के लिए भी आसानियां पैदा करे। और आपको भी जो है वो बुलंदी, जो आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता, आपको जो बल्कि बहुत और ज्यादा कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए, ताकि हम लोग अपने वतन के लिए कुछ कर सके। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं भी तमाम देखने वाले और सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए ये साल बहुत खुशियां लेकर आए। जो चीज़ आप नहीं ला पा सके, नहीं ले सके, इस साल आपको जरूर मिलनी चाहिए सारी चीजें, और हमारे मुल्क में भी बेहतरी आए इस साल, नए साल में। जी जनाब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, और सारे देखने वालों को और सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। अच्छा, मैं कॉलर्स की बात सुन रहा था। मेरा थोड़ा जाती राय जो है थोड़ी मुख्तलिफ है कॉलर्स से। कुछ हद तक मुत्तफिक हूँ लेकिन बहुत हद तक मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, उसकी वजह ये है कि बात की गई कि ज्यादातर जो कॉलर्स थे वो बात कर रहे थे सियासतदानों की और सियासी पार्टियों की जी।
देखिए, सियासतदानों और सियासी पार्टी का तो इतना बड़ा मसला ही नहीं है जी। अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉलर्स ये बात करते हैं इमरान खान बेहतर है, जी, ठीक है, चलो मैंने मान लिया इमरान खान बेहतर है, अच्छा, लेकिन उनके साथ सलूक क्या किया गया और किसने किया, ठीक है, तो उसमें देखें दोनों मुलव्वस थे, एस्टैब्लिशमेंट भी और अदलिया भी जी। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासतदान हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो उन सियासी पार्टियों और उन सियासतदानों को अपना काम करने दे। यहाँ होता ये है कि अगर बकौल लोगों की इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत बेहतर कर रही थी पाकिस्तान के लिए, अभी एक हमारे साबिक फौजी भाई भी आके कह के गए, अभी कह के नहीं गए, वो साथी हैं, सुन रहे हैं आपकी बात, शायद हो सकता है थोड़ा वो ओपिनियन दें आपको। अगर वो बहुत बेहतर कर रहे थे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रहा था और जो भी है, तो उनको हटाया किसने, क्यों हटाया? सवाल पैदा ये होता है उनको किसने हटाया और क्यों हटाया। क्या उस आदमी को कटहरे में लाया जाएगा, उससे ये पूछा जाएगा कि तुमने पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों की? अगर तो पाकिस्तान अच्छा जा रहा था और उसको पटरी से उतार दिया, तो तुम और एज ए अदारा, तुम्हारा अदारा उसमें क्यों मुलव्वस था? तो पाकिस्तान की एक साथ ये दुश्मनी क्यों की गई? तो ये अवाम में ये बात आनी चाहिए और ये खुलनी चाहिए कि क्या इमरान खान सही मुल्क चला रहे थे या गलत मुल्क चला रहे थे जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा, और अगर सही चला रहे थे तो उनको क्यों हटाया? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, दुनिया भर में सियासतदान करप्शन में मुलव्वस होते हैं, ठीक है, चाहे आप ब्राजील के सदर का भी देख लें और दुनिया में फिलिपाइन के सदर और चाइना, व्हाट एवर यू से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन अभी आप देख लें इसका जो हमारे ट्रम्प साहब है, लेकिन वहां पे अदलिया मजबूत होती है और गैर जानिबदार होती है। हमारे यहाँ तो अदलिया जो है वो जानिबदार है, तो और वो किसी के कहने पे फैसले करती है। तो आप इस सिस्टम को तो सही कर ही नहीं सकते। कोई भी सियासतदानों को बुरा भला कहना मेरे नजर में कोई मायने ही नहीं रखता है भाई। मेरी नजर में मायने ये रखता है कि आप एक गवर्नमेंट को चलने क्यों नहीं देते? अगर वो चल रही है तो आप आके मदाखलत करते हैं, आप जो है माशाल्लाह को लेजिटिमेसी देते हैं, नजर जरूरत के तहत उसको कहते हैं कि जी ये ठीक है, और फिर 10-10 साल वो हमारे सर पे अजाब बन के बने रहते हैं, सारी सियासी जमातों को तोड़फोड़ कर देते हैं, पता नहीं फीडर्स को सपोर्ट करते हैं। वो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो अयूब खान का माशाल्लाह हो, चाहे ज़ियाउल हक का या परवेज मुशर्रफ का, सारे फीडर्स उनके सपोर्टर्स, सारे मफाद पर्स उनके सपोर्टर्स, और उनको लेके वो 20-20 साल 10 साल एक ने करी, 11 साल एक ने करी और 12 साल 10 साल एक ने करी, तो डायरेक्ट तो 30 ईयर्स उनके हैं और वो पावर में थे। तो कहने के मतलब मेरा ये है कि आप किसी को भी चले, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल, आपने कल इलेक्शन, लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन करा दो, जी ठीक है, कह रहे हैं इसका मुल्क का बेहतरी के लिए हल यही है कि इलेक्शन नहीं है। नो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं, मैं लोगों की बात बता रही हूँ जो लोगों ने आके कॉल में बात की, मैं उनसे आपका सवाल ये मैं नहीं कह रही, मुझे लोगों की राय बता रही हूँ, आप तक पहुँचा रही हूँ जी। लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन, मैं कल इलेक्शन करा देता हूँ, इमरान खान जीत के आ जाते हैं, 2/3 मेजोरिटी आ गई उनकी, परसों कल वो जीत के आए और परसों एक साहब बैठे हुए हैं ऊपर, वो उठा के उनको बाहर फेंक देते हैं असेंबली से जी। तो फिर क्या हुआ? बात ये है कि जहां गलती है उस गलती को जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, अदलिया को प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई नवाज शरीफ को नाअहल करार देना है, तो आप इस मुल्क में क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि इस मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी? कल तक इमरान लाडला था, ऐसी क्या बात हो गई कि इमरान खान लाडला नहीं रहा, उसकी गवर्नमेंट चली गई? जबकि बकौल कॉलर्स वो कहते हैं कि पाकिस्तान उरूज पे जा रहा था, तो जब पाकिस्तान उरूज पे जा रहा था उसको जवाल पे लाने में जिस आदमी का हाथ है या जिस अदारे का हाथ है या जिन अदारों का हाथ है, उनको एक्सपोज करो। तो जब तक ये चीज नहीं होगी, आप भूल जाए कि पाकिस्तान कभी तरक्की कर सकता है। दिस इज माई सेइंग, आई डोंट नो व्हाटएवर पीपल से, दिस इज माई थॉट। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं माजी देख चुका हूँ पाकिस्तान का 70-75 सालों से यही होता आया है। और कोई अब देखें कराची में, अभी आप देखें क्या हो रहा है कराची में, आप मुझे बताइए। पुलिस
पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाप पार्टी को तोड़ा जा रहा है, 3 मेंबर उसके चले गए उधर पीपल्स पार्टी में चले गए। केपीके में वो एक जो है वो जा रहे हैं उसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में। वहां पे एमक्यूएम को जो है वो एक तसौरी साहब जिनको कोई जानता नहीं है जी, मैट्रिक पास आदमी, वो उसकी इतनी पावर है कि वो जनाब पूरे सिंध में दंदनाता फिर रहा है। तो अच्छा बताएं, हुकूमत रहेगी एमक्यूएम की, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, एमक्यूएम हुकूमत में रहेगी या नहीं रहेगी? देखें जो अननेचुरल इत्तेहाद होता है ना, वो जाली पार्टी, वो जाली पार्टी का काम नहीं है। एक दूसरे को सब परसों गालियां दे रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक सब एक साथ बैठ गए? तो आपने देखा नहीं था, तो आप ये देखें ना कि अब आप इसमें कह रहे हैं कि कैसे अचानक क्या हो गया, सब एक साथ बैठ गए। तो आपने नहीं देखा कि ये जो 13 जमातों की जो पार्टी बनी, पीडीएम बनी थी, तो ये भी तो माजी में एक दूसरे को गालियां देते रहे, एक दूसरे के पेट फाड़ते रहे, एक दूसरे को घसीटते रहे, पर जब मौका मिला तो एक साथ होकर बैठ गए। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? उसकी वजह ये है ना, मैं ये तो बोल रहा हूं। तो अब इस तरह इनका भी हुआ। जी 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 जी। जब ऊपर से आके कोई फैसले करवाता है तो फैसले देर बाद कभी भी नहीं होते जी, वो टेम्परेरी फिक्स होता है। राइट। अगर आप टेम्परेरी फिक्स करने में लगे रहेंगे, आप सारी जिंदगी लगे रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हर चीज का एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। एंड यू हैव टू हिट द बेस। कहाँ पे गलती है देखें। अच्छा चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनके में एक हो गई आज, ठीक है। अब इसको क्या श्योरिटी है कि अपनी मर्जी से ये किसी भी पार्टी को सपोर्ट करेगी या अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट बैठेगी? जी देखिए, अभी कल बात हो रही थी, आज मैं कोई प्रोग्राम सुन रहा तो उसमें कहा गया कि वो फारूक नसीम जो इनके थे एमक्यूएम के, जी 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 बाजवा साहब से पूछने गए कि भाई मैं किसको सपोर्ट करूं, राइट राइट राइट। ये हाल है पाकिस्तान का जी। तो फिर वहां पे आप क्या बातें करते हैं? मेरा पहले भी कहना यही था, आज भी कहना यही है, आइंदा भी यही। अब आप ये देखें, नहीं अब आपने ये बात निकाली कि वो फारूक नसीम साहब पूछने गए बाजवा साहब से कि मैं किसको सपोर्ट करूं, तो मेरा ये सवाल है कि बाजवा साहब रिटायर हो चुके, चले गए, उसके बावजूद भी बाजवा साहब की चल रही है सब, तो ये क्या मतलब है कि अभी तक पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जो सियासतदान है, वो बाजवा के ही उस पे कहने पे चल रहे हैं, बाजवा का ही चल रहा है। जो नया आर्मी चीफ आया है उसका वो कहाँ खड़ा है? ऐसा नहीं है, ठीक है। वो नहीं, बहुत सारी चीजें रोशनी डालें। आप देखें ना, जब चला जाता है कोई आर्मी चीफ तो फिर उसके बाद वो चला ही जाता है, फिर नया आर्मी चीफ आता है, वो करता है, वो चला रहा होता है। पर अभी तक बाजवा का ही नाम मीडिया में आता है कि बाजवा साहब ये कर रहे हैं, बाजवा साहब ये कर रहे हैं। जी देखें, बाजवा साहब का तो दौर चला गया, मगर अभी तक वो दौर में तो है मौजूद। जी नहीं, अब जो हो रहा है वो कौन कर रहा हो, क्यों कर रहा है, कौन कर रहा हो, क्यों कर रहा है, और क्या आप ऐसा ही करते रहोगे तो सारे सियासतदानों को चाहिए कि घर बैठ जाए, हम जैसे लोगों को चाहिए वो घर बैठ जाए, क्योंकि हमारे वोट की तो कोई वैल्यू है नहीं। हमने वोट दिया और मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना JUI को वोट दे दिया, JUF को, फजलुर रहमान को जी। और मैं समझता हूँ कि भाई फजलुर रहमान जो है वो चेंज लेके आएंगे और वो जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। मैंने इसलिए उनको वोट दे दिया। मालूम हुआ उनको वोट देने के बाद 2 हफ्ते बाद वो जाके इमरान खान से मिल गए, तो मेरे वोट की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है ना जी, क्योंकि उनको कहा जाएगा कि आप इसको नहीं, इसको सपोर्ट करना है, आपने इसको नहीं, अब इसको सपोर्ट। पाकिस्तान में क्या क्या मजाक नहीं हुए। जी 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 यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, यूसुफ रजा गिलानी जीत गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये हमारे सामने का मजाक है ना जी। आप उससे पहले देखें, जो संजरानी साहब वो जीत गए, यानी कि 10 वोटों का फर्क था, लेकिन वो जीत गए। तो ये मजाक जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम जी, एक सेकंड जी सर, वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी। क्या हाल है आप लोगों का? बस ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू आवाज टीवी, आप लोग हमें हमेशा में टाइम देते हैं अपनी ओपिनियन लाने का। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने भी कॉलर आए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की जी। और सब दोस्तों की जो ओपिनियंस थी उनकी रिस्पेक्ट भी मैं करता हूँ जी। तो एक सेकंड कॉलर बोल रहे हैं, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? हेलो जी सर, आप अपना नाम बता दें अगर बताना चाहते हैं तो। जी बोलिए। जी आप नहीं सर, आप चुप रहिए, वो बोल रहे हैं। जी बोलिए। जी जी जी, मेरा नाम सुहेल है। अच्छा जी, सुहेल साहब जी। हाँ जी, तो मैं जरा थोड़ी सी बात जो लास्ट इन्होंने अभी बात की थी ना, उसी बात को थोड़ा सा 2-3 मिनट में आगे लेके चलूंगा और क्लोज कर दूंगा।
कि मैं इनसे बिल्कुल जो है इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ 100% के ये सिलसिला जो है ये खत्म होना चाहिए। आप थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। अभी मैं किसी ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे थोड़ा सा माहौल जो है उसमें तलखी पैदा हो, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन ये करूंगा कि आप देखें 1990 में 9 से लेकर 93 तक नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट की, ठीक है जी, उनको अपना टर्नओवर जो है पूरा नहीं करने दिया गया। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आ गई शहीद, फिर उनका भी टाइम जो है वो इसी तरह जो है वो लगारी साहब के दौर में उनकी असेंबली डिसॉल्व हुई और वो खत्म हो गया सिलसिला जी। उसके बाद दोबारा 1997 में जब मियां साहब आए वो गवर्नमेंट लेके चले, वो मैक्सिमम 12 अक्टूबर 1999 तक लेके चल सके। बड़ा छोटा सा थोड़ा सा पीरियड था जिसके अंदर उन्होंने अपना काम किया या जो कुछ भी कर सके वो इस गवर्नमेंट को भी कंप्लीट ना कर सके। इसी तरह जो दूसरे हमारे लीडरान थे उनके साथ भी ये सिलसिला होता रहा, हम सब लोगों ने देखा। अब मैं आ जाता हूँ 2013 में, यहाँ से उन्होंने शुरू किया तो इसमें उन्होंने जो भी डिलीवर किया अपने कंट्री को, वो सी पैक है, बिजली का इंतहा पसंदी है, इसका चैलेंजेस जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किए और सी पैक को काफी उन्होंने जो है ना सपोर्ट किया और सी पैक काफी स्ट्रांग जा रहा था। बहरहाल इसी सिलसिले में उनको नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इमरान खान साहब की लीडरशिप के अंदर। तो अब इमरान खान साहब ने जो नारे लगाए और जो बातें की वो हम सब ने सुनी, जो स्टेज के ऊपर उन्होंने बातें की, जो वादे की अपनी कौम से। मैं कहता हूँ कि इनका मियां नवाज शरीफ साहब का तो हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं कि ये उन्होंने काम डिलीवर किया और ये काम वो नहीं कर सके, ये उनके प्रोजेक्ट थे, ये कामयाब हुए, ये नहीं हुए जी। तो खान साहब ने तो डे फर्स्ट से जो कहा था कि फलां कंट्री का जो है प्राइम मिनिस्टर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाता, सॉरी साइकिल के ऊपर जाता है, साइकिल तो क्या उन्होंने गाड़ी तो क्या, फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर 3 साल रहे, 3.5 साल वो हेलीकॉप्टर लेके जाते रहे। और आज अब जब उनकी गवर्नमेंट कोर्ट ने नहीं खत्म की, लास्ट भी आपके प्रोग्राम में मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, इसके बिहाइंड जो भी रीजन थी वो हम सब लोगों को पता है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो एक लीगल वे है जो हमारे आइन के अंदर है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके थ्रू उनकी गवर्नमेंट जो है खत्म हुई। तो मैं कहता हूँ अब वो चले गए, अब वो बाहर आ गए, मैदान में आ गए, वो अपोजिशन नहीं कर रहे, उसमें पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा रहे। तो आज भी जो उन्होंने पहले नारा लगाया था, वो जो ब्लेम की गेम करते थे, चोर डाकू, मैं कहता हूँ आज 3.5 साल वो गवर्नमेंट उन्होंने किया, वो थोड़ा सा आवाम को बताएं भाई मैं आया था, मैंने ये काम किए और मैं ये आइंदा करूंगा। मीना मैं जवाब दूं इस बात का? नहीं एक सेकंड उनको पूरा बात करने फिर आपको जी बहुत देर से मैं भी वेट कर रहा हूँ। नहीं वो बहुत आपसे बहुत पहले पूरे समझे हाफ एन आवर वेट किया उन्होंने, पूरे हाफ एन, आपको भी सिर्फ 4 मिनट हुए जी सर। आप भी करें तो मैं कहता हूँ कि अभी भी जितने हम लोग बैठे हुए हैं जी अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके में पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हम सब लोग जो है पॉइंट हमारा सेम ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑलवेज के हमारे जो लीडर हैं इनको चाहिए कि स्टेज के ऊपर आवाम के सामने जो भी बात करें, क्योंकि जो आप फॉलोअर्स हैं, आपके फैन हैं, वो आपको सुनते हैं, आप जो भी बात करें सोच समझ के करें, उसके बाद उसको कंप्लीट करें। सियासी लीडरों के ऊपर लोगों का आवाम का जो इत्मीनान है वो बढ़े और आवाम को इस बात पे यकीन हो जाए कि हमारा लीडर जो कह रहा है वो इंशाल्लाह ये करेगा। वो ये ना कहे कि आज अगर गवर्नमेंट के साथ है बाजवा साहब फॉर एग्जाम्पल तो वो कहीं अच्छे हैं, अगर कल वो नहीं है साथ तो वो कहीं नहीं अच्छे। मैं कहता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर हम सब लोग या हमारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं तो वो बाय सेल्फ वहां पे डिलीवर करें, अपना काम करें और अपनी कारकर्दगी के ऊपर वोट लें और वोट लेकर आके गवर्नमेंट करें। और उसके बाद चाहे वो खान साहब हो, चाहे मियां साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बैठ जाए, पूरी कौम और पूरे लोग उनके सपोर्ट करें ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। आप बोले आप जी। मीना आपको पहले तो नए साल की मुबारकबाद और तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद जी। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातें तो बहुत की जाती हैं कि इमरान खान, फिर मुझे बहुत बार दोहराना पड़ता है कि क्या क्या अचीव किया, बहुत कुछ अचीव किया। उसका एक हेल्थ कार्ड ही एहसास कार्ड ही बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तानी अवाम के लिए। एहसास प्रोग्राम ये जाके लोगों से पूछें और वो लोग मवाजना करके बता सकते हैं कि 7-8 महीने में उनके ऊपर क्या गुजरी और किस तरह से अभी तक गुजर रही है। अच्छा इमरान खान के साथ, इमरान खान ने वो तो जो अचीवमेंट की वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अवाम को जो कुछ दिखा दिया
इस सिस्टम के सारे कपड़े उतार के अवाम के सामने जो लाके खड़ा किया इमरान खान ने, मेरा ख्याल तो इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ अगर इसी बात की तो इमरान खान का अचीवमेंट कहें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कौन सा इदारा है जिसको अवाम के सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट छुप के वारदातें करती थी वो खुल के सामने आके बता दिया कि ये इतनी हिम्मत तो होती किसी के अंदर जो आज तक कर ना सका कोई, वो बताया कि ये है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये बताया कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, आप ये बिल्कुल ऐसा एक्सपोज किया है कि मैं कहता हूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। मीडिया को एक्सपोज कर दिया, आपकी अदलिया को एक्सपोज कर दिया, कौन सा इदारा रह गया। मतलब हमारे आर्मी चीफ का ये काम रह गया कि लोगों की ऑडियो वीडियो बनाएं। मतलब इस तरह का गंदा और गलीज काम रह गया आर्मी चीफ का और उनके हैंडलर्स का। मतलब पहले तो हुकूमतें तो गिराते ही थे, मतलब इस हद तक गिर गए यार कि आजम सवाती के ऊपर 50 से ज्यादा FIR काटी गई। उसकी बेहुदा किस्म की वीडियोस को उसकी बेटी को भेजा गया। यार डूब के मर जाना चाहिए। इस्लामी मुल्क हैं हम कहाँ से इस्लामी मुल्क हैं यार? कहाँ पे कितना हम गिरेंगे? हमारा ये काम रह गया। मतलब खजाने में अगले 3 महीने में 8 अरब रुपए आपको अदा करने हैं और खजाने में क्या बचा है? ऑडियो और गंदी वीडियो, ये रह गया हमारे पास सिर्फ। हम मतलब इस हद तक पस्ती में चले गए हैं। हम एक इस्लामी मुल्क कहते हैं अपने आप को, अजान होती है तो पता चलता है हम इस्लामी मुल्क हैं। जहां 5 लाख बच्चों के एक साल में रेप हो रहे हों, वहां पे आप कहेंगे कि अल्लाह ताला की कुछ बेहतरी आ जाए मुल्क के अंदर। मतलब कितना इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को गिरा लिया यार। आर्मी चीफ, उसकी वालदा अरशद शहीद की, वो उसने खुदा पे छोड़ दिया। उसने साफ लिखा है कि मेरे बेटे को मरवाने में इन आर्मी चीफ का हाथ है। अब मुझे बताएं फिर क्या रह जाता है? आप इससे बदतर क्या चीज रह जाती है? एक माँ कह रही है कि मेरे बेटे को मरवाने में इसका हाथ है और आपकी 11 अरब की प्रॉपर्टीज निकल आई हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपके ऊपर इतनी उंगलियां उठी थी। और अभी भी अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को क्लियर करना चाहती है, वो जो गंदा खेल खेला जा रहा है वो तो अपनी जगह पे कहती कि आप फौरन अपनी इन तमाम प्रॉपर्टीज का बताएं कहाँ से आई हैं। वो कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इस हम्माम में सब नंगे हैं, वो उनके हैंडलर्स हैं। उन्होंने तो खुद पूरा खेल खेला है। जो पाकिस्तान का ये हाल हुआ है वो तो तमाम बिजनेस में लगे हुए हैं, तो प्लाटों पे कब्जे करने में लगी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नल्स हैं, ये ऊपर के जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, वो तो सब प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहे हैं। तो कैसे इन लोगों के जब पीछे फंसे, इमरान खान कहता रहा कि इस मुल्क में जो हाई लेवल के इदारे हैं उनके नजदीक करप्शन बुरी चीज ही नहीं है। फिर आप मुझे बता दें कि फरिश्ता भी उतार के ले आओ तो फिर क्या होगा? कैसे ये मुल्क ठीक होगा? यहाँ हमें नहीं पता कि ये सारे ये जो हड्डी जिनको मिलती रही है और ये सब इकट्ठे हो जाते हैं रोज। मैं तो कहता हूँ ये रूठने में पाकिस्तान की जो ये पार्टी जितना अच्छा रूठती है कोई नहीं रूठता, सिर्फ हड्डी चाहिए इनको। अगले दिन फिर उसी में शामिल हो जाते हैं ये लोग। ये क्या खेल खेला जा रहा है क्या किसी को पता नहीं है? अभी भी बात नहीं आई। मुल्क आपका उस जगह पे पहुंचा दिया जहां पे डिफॉल्ट हो गया है आपका मुल्क, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती लोगों को बात। अब तो रोज के नाखून ले लें ये जर्नल आज। अब तो कम से कम आवाम का सोचें, मुल्क का सोचें और इन तमाम चीजों से निकल जाएं। ये आपका मुल्क बचेगा नहीं जिस जगह पे ले गए आप। ये ऐसे नहीं मुल्क चला करते। मतलब आपने इधर से पार्टियां तोड़ के उधर की हुकूमत बना दी, उधर की रातों रात उधर की खत्म कर दी, फिर एक नई बना दी। ये तजर्बे बहुत हो गए। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चा समझ गया आपके कारनामे कि किस तरह से आप मुल्क चलाते रहे। ये बर्बादी है। और मैं तो ये कहूंगा आज उलमा किधर है पाकिस्तान के? वो खामोश हैं। इस तरह की ऑडियो वीडियो का खेल खेला जा रहा है, उनकी तरफ से कोई वो नहीं आता कि इस मुल्क में इस तरह की गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम एक इस्लामी मुल्क हैं। ये कब खत्म होगा ये सिलसिला? जब आपके मुल्क के आला लोग इस तरह के कामों में लग जाएंगे, उनको
आप ये देखें कि दहशतगर्दी बढ़ गई इस मुल्क में। आप अभी बात हो रही थी कि अदलिया की बात कर रही थी। आज मुझे बताएंगे 26 किलोमीटर का वजीर आजम है, इस्लामाबाद में इलेक्शन होने थे, सारा काम इलेक्शन कमीशन ने कर रखा था, उसमें फिर हल्का बंदियां ज्यादा की गई कि हम नहीं। अब तो ये सब किसको धोखा दे रहे हैं? आप कब तक इलेक्शन से भागेंगे? जब आप एक लीडर की पॉपुलैरिटी पूरे मुल्क में बढ़ती चली जा रही है, आप उसको नाअहल भी कर दें तभी वही जीतेगी, उसी की पार्टी जीतेगी। अब नहीं रोक सकते ये अवाम। अब वो बोतल का जिन बाहर आ चुका है, ये अंदर नहीं जाएगा। और हर आने वाला दिन जो आप कदम उठा रहे हैं वो आपकी मुखालफत में। ये तसोरी साहब को जो जूता लगाया 23 में, ये जूता ऐसे ही नहीं लगा, ये पूरे उस निजाम के ऊपर जूता लगा है जो अवाम मुस्तरद कर रही है। आप ऐसे कैसे करते रहेंगे यार? कराची के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप कब तक इस तरह से चलाएंगे लोगों को? कि ये तोड़ के इकट्ठा जोड़ते हैं फिर तोड़ देते हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं आप? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ बचा ही नहीं मुल्क के अंदर। आज चलें, ठीक है जी, आगे आपकी कॉल। चलें, अब एक सेकंड कॉलर की तरफ जा रही हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा, मेरी बारी आएगी तो बता दीजिए। अरे आप ही की बारी थी, आप बोलना नहीं चाह रहे तो फिर मैं दूसरे लेती हूँ। जी हेलो जी। सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। आपको भी नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी सिस्टर, क्या टॉपिक क्या है सिस्टर आपका आज? टॉपिक ये कि हुकूमत MQM हुकूमत में रहेगी या नहीं रहेगी, और 2022 में हमारी क्या हुआ, 2022 में कौन सी यादें ऐसी हैं जो आप याद कर सकते हैं, क्या खोया क्या पाया 2022 में, आपने क्या देखते हैं 2022 में जो है ना, क्या यादें छोड़ के गया 2022 आपकी जिंदगी के अंदर, और क्या खोया और क्या पाया? अच्छा मेरी बात, पहले तो मैं आपको एक तो टॉपिक नहीं देखा आपने। नहीं, मैं एक्चुअली मैं घर पे हूँ नहीं, इस वजह से भी घर पहुंचने वाला हूँ मैं, फिर आराम से टॉपिक देख के सवाल जवाब होते रहेंगे। मगर मैं आपको इतना बता दूं, MQM की जो आप बात कर रही हैं मेरी बहन, इनके रहने ना रहने से किसी की सेहत पे क्या असर पड़ता है, मुझे आप ये बताइए। आप ये देखें ना कि सब एक हो गई है, सारी पार्टियां जो इख्तिलाफ था MQM के अंदर सब एक साथ हो गए। कितने वोट थे मेरी बहन, कितने वोट थे लास्ट इलेक्शन के अंदर, जरा मुझे आप बताएंगे? 300 वोट, 300 वोटों की बात कर रही है। हाँ, फारूक भाई की अगर आप बात करती है तो उनको 3000 वोट मिल गए थे, तो 3300 वोट बनते हैं टोटल। तो ये हुकूमत में तो मेरी बहन रहेंगे, क्योंकि मगर आपने कह रहे हैं कि है ना, नहीं हुकूमत में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये मैं आप कह रहे हैं हुकूमत में रहेंगे, आप कह रहे हैं कि इनकी हैसियत क्या है, आपको पता ही है ना कि अगर ये रहते तो शायद इमरान खान की हुकूमत ना जाती। इन्होंने धोखा दिया तो इमरान खान को बड़ा उम्मीद थी कि MQM नहीं जाएगी किसी सूरत भी, मगर ले आए ना आदम एतमाद का वोट, चली गई ना हुकूमत। तो आप कैसे कह सकते हैं पार्टी अगर रहती तो रहती? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर ये नहीं, आपकी बात पे ही मैंने कहा, आपने कहा कि रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब ये कहने का कि इनके अब आने वाले इलेक्शन में कोई हैसियत कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब है कि ये रहे ना रहे, मगर ये इस दफा इस वजह से रहेंगे कि जो इनको लाने वाले हैं वो जब इनको लेकर आए हैं मेरी बहन, आप समझ रही हैं ना मेरा मतलब, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ इनको धकेला गया है, तो ये अब तो साथ इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पीछे से उनको डंडा दिखाया जा रहा है कि जिसकी वजह से यही मुस्तफा कमाल जो अल्ताफ हुसैन के बारे में क्या क्या नहीं कहकर आए थे पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, तो अब तो ये मेरी बहन सबके सब बगैरती पे उतर चुका है। पूरा पाकिस्तान के जूते पॉलिश कर रहे हैं, जबान से जूते साफ कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अब इनके लिए बगैरती शर्मिंदगी कोई वैल्यू कोई बात नहीं रखती है, क्योंकि आने वाला वक्त तो मेरी बहन है इमरान खान का, क्योंकि ये किसी तरीके से भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि इसी वजह से अगर MQM ये चली जाती है, अलग हो जाती है, तो मेरी बहन इनकी तो ऑटोमेटिकली हुकूमत टूट जाएगी, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब आप बात कर रही हैं 2022 में क्या खोया क्या पाया, तो मेरी बहन वही हमारा मुल्क जो है 2022 में तो उसके साथ हशर किया गया है मेरी बहन। बस मेरी अल्लाह से यह दुआ है कि 2023 में उसको इस काबिल बना दे कि गरीब के पेट में रोटी जा सके, उसके घर में बिजली आ सके, उसके घर। मगर कह रहे हैं इमरान खान की स्पीच आपने सुनी, उन्होंने कहा 2023 में इससे ज्यादा महंगाई होगी। IMF से कर्जा लिया गया, कर्जा लिए बगैर मुल्क चल नहीं सकता, कर्जा लिया गया तो उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाएं, इससे ज्यादा महंगाई की चीखें निकल जाएंगी अवाम की और इससे ज्यादा महंगाई होगी। उन्होंने अवाम से यही यानी कहा है कि अब आप तैयार हो जाइए 2023 में जो महंगाई का तूफान आने वाला है।
क्योंकि मेरी बहन, इन लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। ये जो आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत है कि अपने कैसे से उन्हें खत्म कराए, कि किसी तरीके से हमारी जो करप्शन के पैसे हैं वो बच जाए। लोग आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो जाए और वो हो जाए। मेरी बहन, ये कभी भी पैसे से, ये इन्होंने अपना देवता, अपना खुदा इस पैसे को बनाया हुआ है। इनको किसी आखिरत का ना डर है, ना खुदा का इनको डर है। इनको कोई डर नहीं है इस हुकूमत को। और यहाँ तक अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, एमकेएम पे वापस आ रहा हूँ मेरी बहन, कि ये आपके जो कामरान टसूरी साहब हैं, इनकी हैसियत क्या है। जब आपको याद होगा, जब ये फारूक भाई इनको लेके घूमते थे, तो यही आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह कहते थे कि ये फारूक सत्तार का एटीएम है। और आज उसमें क्या ऐसी खूबी आ गई मेरी बहन, कि वो हर एक की बातें हैं, उसकी हर आदमी बात मान रहा है। सारे धन जो भी इनके वो थे ग्रुप, वो सब उसकी बातों पे आमदा हो गए। इसका मतलब है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी साथ लगी हुई है इस सियासत के। तो आपको देख रही है, आप कह रहे हैं लगी हुई है, तो कामरान टसूरी को कौन लेकर आया? ये तो आपके सामने तो है सारी चीजें, आप कैसे कह रहे हैं? आपने देखा नहीं था? तो मेरी बहन, जो आपके प्रोग्राम, तो वो फिर लेकर ही आए थे ना, कुछ प्लान करके आए थे, कोई प्लानिंग टीम की जो लेकर आए उनको। तो मेरी बहन, तो फिर आपके जो बाजवा साहब कह के चले गए कि अब जो है फौज का कोई किरदार नहीं होगा, तो फिर तो अभी मैं जो सवाल तो यही पैदा होता है ना कि बाजवा साहब जाने के बाद भी उनकी चल रही है, वो ही चला रहे हैं, उन्हीं से पूछा जा रहा है। तो आपने देखा नहीं कि जो सब लोग जाके उन्हीं से मशवरा करते हैं कि जी हम किस पार्टी को सपोर्ट करें। फारूक नसीम साहब जो एमकेएम के थे, उन्होंने भी जाके पूछा कि किस पार्टी को सपोर्ट किया जाए। ये आपने भी देखा होगा। तो क्या वजह है जाने के बाद भी वो मौजूद हैं? मेरी बहन देखें, वजह तो अगर आपको शायद कुछ पता हो, आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको चले इस प्रोग्राम में बता देता हूँ कि बड़ी वीडियो की बातें करते हैं कि इमरान खान की ये ऑडियो आ गई, वो ऑडियो आ गई जी। शायद आपके पास बाजवा साहब की ऑडियो नहीं आई है, जो उन्होंने सज्जल अली, कुबरा खान, आपको पता ही होगा शायद, बारी जो जितनी लड़कियां बेचारी काम करती थी ड्रामों में, वो वीडियो भी ऑडियो आ चुकी है मार्केट के अंदर। पता है आपको? नहीं पता है जी? पता है, मैं अभी आई नहीं ना, अभी सोचिए सामने तो नहीं आई ना, अभी तो उनको बोला गया है, हमारे तो वीडियो को बोला गया जी, हमारे सामने तो आ चुकी है। अगर आप बोले तो मैं आपको भिजवा दूं वो। अच्छा, कहने का जी, मगर कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन, कि लोग आके इमरान खान पे तो ऐसे इल्जाम लगा देते हैं। तो भाई, अगर इमरान खान की सच्ची है तो फिर इसको भी सच्चा मानो, इसको क्यों नहीं मानते सच्चा? तो मगर बात वही है मेरी बहन, जैसा बीज डालोगे वही बीज उगेगा। तो जो बाजवा साहब ने इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश करी थी, वही देख लें आज उनके साथ हो रहा है। तो ये बाजवा ने, जो मेरी बहन अकेले लगे, जो पाकिस्तान में तबाही में। चले, मैं एक और कॉलर की तरफ जाती हूँ, जो है ना, पूछती हूँ उनसे कि आप बताएं कि इमरान खान की ऑडियो पे आपने, इन्होंने बड़ी बात की थी, तो उनसे सवाल पूछ लूंगी। अब आप बताएं आप क्या कहते हैं। जी जनाब, जी हेलो जी। इनको मैंने किया ही नहीं, ये कहते कि जी मेरा बारी आ जाए तो पूछ लीजिएगा। चले, अब आपकी बारी आ गई है जी, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि वो जो भाई पहले वो हमेशा आके कह देते हैं जी हड्डी, फिर वो तीन उनका वजीर, वो जो होते हैं वजीर खजाना, उनका जिक्र किया करते हैं। फिर वो ये भी कहा करते हैं कि जी वो लिखा गया है, मैं पढ़ के आया हूँ, अल्लाह मियां ने लिख दिया है। तो वो सारी बातें तो हम रोज सुनते हैं। बात यह है कि उनको वो जो टेपों की प्रॉब्लम है, तो जो उसमें किरदार है टेपों वाले, उनके बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने तो की है टेप, उन्होंने बिल्कुल उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने जो कुछ किया है। इमरान खान साहब खुद कहा करते थे कि जी ये उनका हक है और उनको करना चाहिए। अब उन्होंने की है तो फिर रोते क्यों है? तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इमरान खान की तो ऑडियो जो लीक हुई, तो उनपे तो बड़ी बात की है। तो अब बाजवा साहब की जो अभी आ गई है ऑडियो और वीडियो, तो फिर उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? तो ये पार्टनर इन क्राइम थे, ये बाजवा साहब और वो मिलके जो साथ, यानी कि आप कह रहे हैं कि दोनों का पार्टनरशिप थी इस क्राइम में। देखिए, पहले एक कॉलर ने कहा है कि भाई अगर उनकी बेनजीर की गवर्नमेंट अच्छी भरी चल रही थी या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी भरी चल रही थी, ये बाजवा साहब और इमरान खान ने क्यों उसमें आके दखलंदाजी की और क्यों एक साजिश की और चलती पूरी गवर्नमेंट को उन्होंने गिराया? अब ये मुकाफाते अमल है, इसको भुगते। अब मुझे जूते पड़े कसौरी कहिए, और इनको तो गोलियां भी लग गई। इसका मतलब ये ज्यादा दलील हुए।
इनको गोलियां लगी तो देखे आप, गोलियां तो लगी पर बचा लिया, पर ऊपर से भी देखे आपने जो हुआ था उनके साथ हादसा, उसमें भी बच गए। तो आपको क्या लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला इनसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है, जो उनकी जान हमेशा बच रही है इनकी। अल्लाह ताला ने इनको कहा है कि आराम से बैठो, ये अभी ये जो है ना, ये अपनी औकात में रहे। ये इनको जैसे लाया था, ये एक टांगे की पार्टी थी, उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने इनको गिरा दिया। अब अपनी जोरे बाजू पे तो ये देखे ना, इस्लामाबाद तक नहीं जा सके। ये रोज वो बताते हैं, हमें रोज बताते हैं 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट। भाई 27 किलो की गवर्नमेंट, इसने क्या कहा था, मैं चीफ नहीं लगने दूंगा, उन्होंने लगा लिया। अब ये IMF का शोर कर रहे हैं। IMF का मुआहदा किसने किया था? इमरान खान ने किया था। अब उसके ऊपर वो तो इमरान खान तो अभी भी कह रहे हैं कि IMF से अगर कर्जा लिया गया, कर्जे के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, अगर कर्जा लिया गया तो बहुत महंगाई होगी, अवाम बेचारी चीखें निकल जाएंगी, अवाम को इस महंगाई को बर्दाश्त करना होगा, मगर मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क हो सकता है डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। तो आप इस सिलसिले में कह रहे हैं कि ये IMF का प्रोग्राम कौन लेकर आया? तो अगर पहले वाली हुकूमतों में देखें तो जब भी ये प्रोग्राम था, शायद आपको याद होगा, देखिए प्रॉब्लम ये है, देखिए शुरू से मुल्क कर्जों पे ही चल रहा है जी। पाकिस्तान में कोई प्रोड्यूस नहीं होता, कोई सिर्फ, बल्कि उन्होंने लोगों से दरखास्त की, जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं उनसे अपील की है कि मुल्क छोड़ के ना जाएं, मुकाबला करें, रहें इसी मुल्क के अंदर, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने मुल्क में जाना चाहते हैं जी। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपके जितने कैपेबल लोग हैं चले जाएंगे तो मुल्क किसने चलाना है? अब यह है कि जो फारूक बंदे हैं, जो एक घर में सिर्फ एक कमाने वाला है, तो 10 बैठे हुए हैं, तो क्या, तो महंगाई नहीं होगी तो और क्या होगा? ये तो ये है कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, कोई मईशत का पहिया चले। बहुत जो है एक्सपोज हो गई है, और बादशाह साहब ने जलील ख्वार करके रख दिया है उस इंस्टीट्यूशन को। ये लोग हाथों से आते हैं, इन्होंने हर बैंक में जहाँ जहाँ गए हैं इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, फौज में गए हैं इन लोगों में, ये देखें जमीनों का लालच। आपने सही कहा कि पूरी फौज, पूरा इदारे को बहुत वो हो गया है, सब सामने आ गया है, तो अब चाहिए कि कुछ तो करके दिखाएं। पहले देखिए ना, जब फौज आती थी, आवाम जो थी पूरी रेस्पेक्ट करती थी, अब देखिए ना आवाम के सामने आ गया कि फौज ही इन्वॉल्व है इसके अंदर, हर काम में फौज इन्वॉल्व है, तो कितना अफसोस से कहना पड़ रहा है। एक बता दे जर्नैल, जिसको आप कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल का ये जर्नैल था, जिसने ये काम किया कि इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम फख्र कर सकती, एक का नाम बता दें। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आपको भी बहुत ज्यादा हैप्पी न्यू ईयर जी। अच्छा, सबसे पहले तो भाई अभी बता रहे थे कि वो इस्लामाबाद क्यों नहीं गया। इस्लामाबाद इसलिए नहीं गया कि वो 10-20 लोग नहीं मरवाना चाहता, सारी उम्र उसके पीछे ये लग जाएंगे, जैसे अल्ताफ हुसैन के एमपीएम के वो 275 लोग जो जला दिए थे, वो पीछे लगे हुए हैं ना इतने सालों से। और मियां साहब के पास वो कादरी साहब के लोग 14 लगे हुए हैं, वो ये इसकी सारी उम्र इन्होंने जान नहीं छोड़नी। वो नहीं मरवाना चाहता लोगों को। अगर मियां साहब होते तो मियां साहब फौरन लेके चले जाते, 10-20 आदमी वहां पे मरवा देते लोगों के बच्चे। खुद तो ये मरते नहीं है, मरता तो गरीब का बच्चा है वहाँ। जब भी मरा है गरीब ही मरा है। कराची में भी गरीब चले हैं, लाहौर में भी वो चले हैं, साहिवाल में भी गरीब चले हैं, सब के सब आते हैं। तो ये भाई साहब उस वक्त कैसे लगाते, जब 14 या 15 आदमी लोग वहां पे मर जाते तो फिर ये बहुत खुश होते। गुलाबी इमरान खान गया था वहाँ, 14 लोग मिला दिए। कीप प्लेइंग स्मार्ट गेम, ही डोंट वांट टू डू दैट। नहीं मरवाना चाहता वो लोगों के बच्चे। तो ये इनका जवाब था। बाकी चिटकारे तो सब लेता आगे, ये हो जाना चाहिए। मियां साहब का एक बोल रहे थे, मियां साहब ने ये क्या किया जी, वो मियां साहब ने मोटरवे बनाई, बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन उसमें कमीशन दे के खा गया। उसको गिरवी रख दिया, उसको फिर गिरवी रख दिया एक दफा, वो बना दी, ट्रेन बना दी। ऐसे काम उस वक्त करते हैं जब घर पे खाना खाने के लिए हो। उसमें एक घर पे आप मोर्गेज लेते जाएंगे तो बैंक आपका घर छीन लेगा आके। सही। तो अब वो मौका आ गया कि इमरान खान ने कर्जे लिए, तो इनका वो सूद ही मांग नहीं था जितना वो कर्जा चढ़ा हुआ था। ठीक है जी, इसलिए वो इमरान ने लिए। चलो फिर बात करते हैं भाई। ओके जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी 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 बोले। सुनिए आपने सारे कॉलर की गुफ्तगू। हाँ जी, मैंने सुन ली। अच्छा,
बहुत सी बातें जो लोगों ने की हैं वो ठीक की हैं, मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे कि किस पार्टी ने क्या किया, किसने क्या किया, वो सबको पता है आजकल के। नवाज शरीफ ने क्या किया था, बेनजीर के दौर में क्या हुआ, और इमरान खान के दौर में क्या हुआ, और फौजियों के दौर में क्या हुआ, वो बातें सेट असाइड ना। अभी देखना ये है कि जो मौजूदा ज़बू हाली है उसका क्या किया गया जी, यानी अब इसमें से निकला कैसे जाए जी, हालात बेहतर की तरफ कैसे लाया जाए, बिल्कुल। अब उसमें से कैसे निकला जाए, तो उसमें जो है ना कुछ चीजें मैं अपने जहन से सोच के बता सकता हूँ कि क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास दरिया है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास रेगिस्तान है, जंगलात है, खूबसूरत खूबसूरत मकामात हैं। अब अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि हम सयाहत को फरोग दें, जैसे इमरान खान भी कहते रहे कि सयाहत, अब सयाहत को वैसे तो नहीं फरोग दिया जा सकता। सयाहत को फरोग देने के लिए पहले तो ये है कि जैसे आप यहाँ देखते हैं कि जब भी अगर एक पार्क भी क्रिएट किया जाता है तो उससे पहले जो है वो आप वहाँ ग्रास लगाते हैं, ग्रास लगाने के बाद आप वहाँ कोई गार्बेज का कंटेनर रखते हैं जहाँ पे लोग गार्बेज फेंकेंगे, उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस की जाती है, वहाँ एटलीस्ट कोई वॉशरूम बनाए जाते हैं, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रखी जाए, जैसे कि हमारे मुल्क के हालात है, ये ना हो कि सयाह आए और उनको लोग अगवा करके ले जाएं। तो सबसे पहले इस तरीके से अब जैसे देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ क्यूबा में अगर आप जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, अगर वहां पर टूरिस्ट कहीं जाता है और किसी लोकल के साथ उसका कोई तनाजा आ जाता है, किसी शॉपकीपर के साथ या किसी राह जाते बंदे के साथ, तो पुलिस जो आती है तो ये नहीं कहती कि टूरिस्ट को पकड़े, वो पहले अपने लोकल को पकड़ती है। वो इसलिए कि उन्होंने वो डिस्करेज कर रहे हैं इस फिनोमेना को कि आप जो है आए बंदा और उसको लूटें और जी। तो इस तरीके से हमें भी कवानीन बनाने पड़ेंगे थोड़े से, और इस चीज को फरोग देना पड़ेगा, तभी सयाहत में लोग आएंगे। उससे क्या होगा कि आपके मुल्क का एक इमेज अच्छा होगा, ये पता लगेगा कि वहाँ टेररिज्म नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी पढ़े लिखे लोग हैं, खूबसूरत जगह है, तो वो लोग आते हैं। अब देखें, मैं रिसेंटली अभी इन छुट्टियों में मैं गया था यूरोप के ट्रिप पे, मैं पेरिस गया, मैं बेल्जियम गया, मैं हॉलैंड गया जी, अभी रिसेंटली कल ही वापस आया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर किस कदर यानी लोग आ रहे हैं इस छुट्टियों में, छुट्टियां थी तो बहुत ज्यादा लोग आए। तो अब वो देखें कि जो बाहर से आएगा वो ऑब्वियसली वहां से डॉलर लेके आएगा, वहां खर्च करेगा, जब वहां खर्च करेगा तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ वो खाना लेगा, वहाँ वो होटल में रहेगा, वहाँ वो टैक्सी लेगा, वहां से कुछ चीजें शॉपिंग करेगा, इन सारी चीजों को देखें, इसी तरह इकोनॉमी चलती है। अब एक बंदे का सोचें, अगर हजारों लोग आते हैं, अगर लाखों लोग आते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली आपकी जो है डॉलर की जो कमी है वो मुल्क को पूरी होगी। दूसरी हमें ये करने की जरूरत है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की जरूरत है। अब इंडस्ट्री ऐसे नहीं हो जाता कि हम लोगों को कहते हैं कि आप इंडस्ट्री लगाएं, तो इंडस्ट्री कोई वैसे तो नहीं लगा के दे देगा आपको, उसके लिए आपको मुआहदे करने पड़ेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के उन कंट्रीज से। अभी तो आप ये देखें ना कि आप कह रहे हैं कि लोग लगाएं, तो अब तो लोग वहां से आने की कोशिश में लगे पड़े हैं, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने मिल्स बंद कर रहे हैं, किस तरह चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल जाएं। सही दुरुस्त कह रही हैं आप जी। वो इसलिए कि मायूसी फैली हुई है, तो ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर हमें क्या करना चाहिए अभी आगे ना, तो जैसे अभी कोई भी अगर किसी मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं होगी तो वो मुल्क कैसे चलेगा, ऑब्वियसली आपको फिर हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, तो में तो कोई नहीं देगा आपको डॉलर में एलसियां खोलनी पड़ती हैं, डॉलर में आपको, तो डॉलर के हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेज। रुक जाए जरा, मैं इनका भी मैसेज ले लूं, कह रहे हैं आप डॉलर की शॉर्टेज है, ये काफी देर। जी हेलो जी बोले। मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है? जी कोई और बोल रहा है, जी बोले सुहेल साहब, जी बोलिए आप। हेलो जी, प्रोग्राम से आउट हो गया था, आपकी कॉल आई है तुम्हारा जी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम, बड़ा अच्छा, लेकिन मैं ये सुन रहा था, सुन रहे थे या देख रहे थे आप? हाँ जी, देख भी रहा था जी, जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा कि जी हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि जो है हमें इस तरफ जाना चाहिए कि इसका हाल क्या है, तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडरशिप है, यहाँ पे कुछ डिबेट मैंने सुनी है वो बड़ी पर्सनल सी हो गई थी, तो जब इस तरह के बड़े प्रोग्राम चलते हैं, इस तरह के बड़े प्रोग्रामों को जब कामयाब किया जाता है या होना चाहिए, तो उसमें पर्सनल गुफ्तगू को नहीं लेके आना चाहिए, और जो गुफ्तगू का अंदाज है वो बड़े खूबसूरत तरीके से होना चाहिए, फिर सुनने का भी मजा आता है, बात करने का लॉजिक के साथ। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं इनको एक पेज पे आना चाहिए, बेशक
डिफरेंट पार्टियां हैं, डिफरेंट उनकी ओपिनियंस है, पाकिस्तान की खातर उनको एक पेज पे आना चाहिए और उसके ऊपर एक पॉलिसी जो है तो अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वो बनानी चाहिए और उसको लेकर आगे चलना चाहिए। बाकी बात यह है कि जो कोई भी, अभी दोस्त की बात कर रहे थे कि फर्द वाहिद की वजह से हमें अपना जो हमारा अदारा है पाक आर्मी का, मैं समझता हूँ वो बड़ा रिस्पेक्टेबल है, उन्होंने काफी कुर्बानियां दी हैं और वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहारा भी है। जब कोई फर्द वाहिद अगर वो प्रॉब्लम करता है तो वो पूरे अदारे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ही लीडरशिप को करना चाहिए। इसलिए कि हमारे जो जवान है उनका भी हौसला जो है वो वीक ना होना पाए। तो मैं नहीं समझता कि आज भी किसी भी फर्द वाहिद की वजह से, आज भी आप देखें कितने जवान अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डर पे, आपको पता ही है। हाँ जी, और या किसी एक लीडर की वजह से पाकिस्तान की आर्मी की इज्जत नहीं दिल में रही। ये ट्विटर और ये चीजें जो ये इस पे असल जाली फेक अकाउंट चलते हैं, उसके ऊपर जो लोग हायर किए जाते हैं, ये सिलसिला। तो आप ये सोचें फिर कौन स्टॉप करेगा इन सब चीजों से, कौन रोकेगा? तो आपका आजकल का दौर यही है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, तो उसके ऊपर जब ऐसी फेक न्यूज को वायरल किया जाता है तो इसको रोकने वाला कौन होगा? वायरल करने वाले तो बहुत सारे बैठ गए, रोकने वाले कौन है? कौन आएगा इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, जो हमारे मुल्क के लिए इतना खतरनाक साबित हो रहा है, जो हमारे मुल्क को किस सूरत में दिखाना चाह रहे हैं, किस शक्ल में लेकर आया जा रहा है? तो इसको रोकने के लिए भी तो कोई बात की जाए। इसको चलाने वाले और आप इसको तो बड़ा आके बात करते हैं कि जी इसको बहुत ज्यादा लोग वायरल कर रहे हैं, हर चीज को चला रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा न्यूज आ जाती है, एकदम वीडियो वायरल हो जाती है। तो रोकने के लिए क्यों नहीं बात की जाती है किसी चैनल के ऊपर भी कि भाई इनको रोकने के लिए भी तो कुछ किया जाए? बड़ी अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छी आपकी जो राय है, इस पे काम होना चाहिए और ख्याल शायद और भी रहा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो पर्सनल कुछ दोस्तों ने वीडियोस आई जिससे रिलेटेड होगी, मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो है मैं डिसएग्री इन चीजों के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि दूसरे मुल्कों की तरह जो भी लीडर डिलीवर करे, जो भी जिसको जितना टाइम मिले उसको अवाम के सामने आके ये बताना चाहिए और बताना पड़ेगा आने वाले दिनों में, भाई मैंने ये काम किया आपके मुल्क के लिए, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें। आप ये प्रूव भी ना कर सके, आप ये साबित भी ना कर सके अदालतों में या किसी भी जगह पे जो आप इल्जाम लगाते हैं और पूरी कौम को उसके पीछे, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा, तो ये भी फेयर नहीं है। मैं समझता पाकिस्तान के लिए फेयर नहीं है। मैं भी किसी लीडर को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, ये तरीका ही गलत है। लैंग्वेज और इकराम और सब्र का हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतर होगा। जी, कोई दूसरे कॉलर बोले। जी हेलो जी 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 वालेकुम सलाम जी। थोड़ा सा यहाँ ओपिनियन का फर्क है। बात ये है कि जो ये कहते हैं ना कि एक आदमी की वजह से अदारा, तो आप जो है एक आदमी की वजह से पूरा इरादा बदनाम होता है। तो एक फौज में भी एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर जो कोर कमांडर्स हैं, अगर उनको लगे कि एक वाहिद आदमी पूरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है किसी भी सूरत में, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, भले वो जॉब पे हो। अगर हम ये कहेंगे कि भी ये अदारा तो बड़ा डिसिप्लिन अदारा है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हम ये कबूल कर रहे हैं कि एक आदमी आगे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दे। अगर जो लोग की राय है, मेरी राय नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा था मेरी राय तो ये है कि अगर फौज ने इमरान खान को हटाया तो इसमें पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा। दिस इज माई ओपिनियन, ठीक है। लेकिन जो मैं लोगों की बात मैं सुनता हूँ उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। और आप ये बात को यकीन रखें कि अब लोग बहुत ही बाशऊर हो गए हैं। सोशल मीडिया है, टीवी है, अखबारात हैं और दूसरे जराए हैं, उनको पता है कि किसकी रेस्पेक्ट करनी है और किसकी रेस्पेक्ट नहीं करनी। आप किसी से भी जबरदस्ती रेस्पेक्ट नहीं करा सकते। अब जो आर्मी के लोग हैं जो रेस्पेक्ट के लिए काबिल है, आप यकीन करें लोग उनकी अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन इसका मतलब हमारे यहाँ जो पोर्ट्रेट किया जाता है, देखें हर अदारे का, हर जिम्मेदार शहरी का एक किरदार होता है जी। तो हर किसी का किरदार मुख्तलिफ है, काम वो यही कर रहा है। देखें अगर कोई पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत कर रहा है तो वो भी हमारा उतना ही बड़ा हीरो है जो पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत कर रहा है। क्योंकि अब जो जंग है वो माशी जंग है,
अब जो जंग है वो टेक्नोलॉजी की जंग है जी, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि आपका बॉम्ब है या आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी है या आपके साइबर टेक्नोलॉजी है, रूबरू जंग जो है उसका एक अलग पहलू है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो जी 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 लोग अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फाइनेंस माशी हो, सफारती लिहाज पे काम कर रहे हो, दे आर ऑल हीरोज। ठीक है, हीरोज को सिर्फ फौज तक महदूद कर देना बड़ी नाइंसाफी होगी पाकिस्तानी अवाम के लिए। जब हम कहते हैं इसमें इसको बात समझने की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फौज को कम कर रहा हूँ। अब हम कहते हैं कि फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी, तो 80,000 पाकिस्तानी कहाँ चले गए जिन्होंने कुर्बानी दी दहशतगर्दी के वाकयात में, जो बम ब्लास्ट में चले गए, दो दहशतगर्दी के वाकयात में 50 से मेरे ख्याल से 80,000 के करीब लोग हैं। ठीक है, तो अवाम ने भी उतनी ही बड़ी कुर्बानी दी है जितनी फौज ने दी है। और यहाँ पे मैंने फिर कहा कि किरदार और जिम्मेदारी मुख्तलिफ होती है। हर आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए मेहनत करी है किसी भी शक्ल में, किसी भी लेवल पे, वो हमारा हीरो है। वो एक आम आदमी भी हो सकता है और वो एक खास आदमी भी हो सकता है। तो इसको हम वेस्ट में देखें आप कि किस तरह के हीरोज यहाँ पर होते हैं। किसी ने हादसे में जान बचा ली तो उसको प्रेसिडेंशियल हॉल बुला के उसको जो है आप अवार्ड देते हैं, वो हीरो होता है कौम का। जी जी, वहाँ पे हीरो फौज तक महदूद नहीं है। हमारे यहाँ इसको बड़ा उभारा गया है और उसकी वजह से बाकी अदारे दब से गए हैं। देखिए, अदलिया भी उतनी ही बड़ी हीरो है अगर वो सही फैसले करे, बल्कि सबसे बड़ी हीरो तो अदलिया होना चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन हमने क्या ये जहन साजी करी है। हमने देखे, मुझे बुरा लग जाएगा लोगों को, यहाँ पे हमने दो तबकाती निजाम बना दिए। अगर आप लाहौर कैंट में चले जाइए, आप इस्लामाबाद के इलाके में चले जाए, आप मुल्तान कैंट में चले जाएं, आप कराची कैंट में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, अस्करी में चले जाएं, वो एक दूसरी दुनिया है। वो वहाँ के अवाम जो वहाँ पे रहते हैं दूसरी दुनिया के मखलूक हैं, बजाय इसके कि जो लाहौर गुलबर्ग में रहता है या पुराने लाहौर में रहता है, जो अनार तक। तो हमने ये किसने दो तबकाती निजाम मुतारिफ कराए पाकिस्तान में। उस वक्त हम कहाँ पाकिस्तानी क्यों नहीं हो जाते, हम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, हम सब एक। क्या कनाडा में ऐसा होता है कि भाई मिसिसागा मुख्तलिफ और मिल्टन मुख्तलिफ और जनाब ऑकविल मुख्तलिफ है, लिटिल बिट होता है मामूली सा, लेकिन इलाके की बुनियाद पे सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। जनाब आप जो है अगर जो है मिल्टन में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे क्योंकि ये फौजियों का इलाका है। आप जनाब यहाँ पे रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी रहती है। आप यहाँ रहेंगे तो जनाब आप सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर रहते हैं यूनिवर्सिटी के। बाकी आवाम जो है वो गार्बेज है, वो उसका हमारी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सोच में जब तक तब्दीली नहीं लेके आएंगे, तरक्की और आगे जाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा कहना था। और कॉलर्स को आप ले लीजिए। थैंक यू जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड जरा, ये आर्मी के भी बैठे खड़े में मेरे साथ, इनको भी थोड़ा सा ले लूं जी। हेलो जी, हेलो जी, बोले आप जी, बोले। हेलो जी, साजिद भाई बोले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं बोलूं जी? जी आप बोले, क्या कहेंगे? मैं अब ये कर देना चाहता था दो चीज। माशाल्लाह जितने दोस्त यहाँ पे सुधार हैं जी और इसमें शामिल हैं जी, उनकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूँ कि बुनियादी असूलों को पहचाने। एक सेकंड की बात करें जी, जरा जोर से बोले सर जी। किस तरह से हम जल्द से निकल सकते हैं, इसके मतलब तमाम दोस्तों को सबसे पहले तो नए साल की मुबारक हो जी। उसके बाद हम आवाज टीवी जो प्रोग्राम करता है, इसके मतलब तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है इसमें इनके जानिबदारी का ठप्पा ना लगाया करें। ये बहुत ही गैर जानिबदारी तरीके से हमारी बहन और ये तमाम दोस्त जो इसमें अमला है। अच्छा, अब इसका ये आप देख लीजिए, दो चार चीजें, पहले दो चीजें मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ इस्लामी व्यू से। इस्लामी व्यू में क्या है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि फिरके में ना पड़ो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और एक होके रहो। यहाँ एक होना जो जहाँ अयूब खान के साथ जाने के साथ ही वन यूनिट टूट गया,
और ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में महल्ले महल्ले में सुबह बनाना चाहते। एक बात, अब इसका हल क्या है? हाल यह है कि इस मुल्क में तभी हम निकल सकते हैं जब हम इंसाफ की बोलबाला हो, गैर जानेदारी हो, और ये तालीम, अदब, इन तमाम सिस्टम्स में, सादगी में हमें अपना रोल अदा करना है, हुकूमत को रोल अदा करना है। जब तक लॉ की हुक्मरानी, लॉ एंड रूल्स की हुक्मरानी नहीं होगी, जब तक तो अदालत अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, ये मुल्क जब तक अपना फैसला खुद नहीं करेगा, कभी ये कामयाब नहीं हो सकता। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि मुल्क को अपना फैसला खुद करना चाहिए। जी जी। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं कि इसमें ये बुरी तरह से हमारा वजीर आजम सिस्टम, जो प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, ये नाकारा हो चुका है। इसकी जगह इसको यहाँ पे सदारती ड्रामा अमेरिका वगैरह की तरह लाना पड़ेगा, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, इनको वोट का हक जो छीना गया है और जो मफाद परस्ती हो रही है, इसे खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, मेहरबानी करके मेरी आवाज को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में आप पहुंचाएं। वो ये है कि सिर्फ 2 पार्टियां अगर होंगी तब कामयाब होगा। 200 पार्टियों से मुल्क कभी नहीं चल सकता। चंद बंदे एक हुकूमत की हिस्सा बन गए, या तो उसको नाकाम कर देते हैं या उसको कामयाब कर देते हैं। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके सारे दोस्त, जहाँ तक मेरी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और यूरोप में हमारे जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, सब सुन लें। हराम खाने का बहुत शौक होता है, हर इंसान हराम खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, हराम इतना खाएं जो आप खा के मरें, जो खा के इस दुनिया से मैं और आप इस दुनिया से चले जाएं। ऐसे हराम खाने का क्या फायदा कि करोड़ों अरबों रुपए हराम खा के स्विट्जरलैंड और दूसरे मुल्कों की बैंकों में रखे हुए हैं, और अभी इस वक्त जलजले आए, इस वक्त आपके सैलाब आए, मुल्क लोग हजारों की तादाद भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, किसी को फिक्र है? अब ये सब खा के मरेंगे, ये जो हराम खा के बैठे हैं। तो मेहरबानी करके इस मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2 पार्टियां हों, एक बरसरे इख्तिदार, एक हद इख्तिलाफ, और उसके बाद ये निजाम हो सदारती, और उसके बाद मैंने आपको बस पूरे सिस्टम्स को हमें दूर करना है, अदब सिखाना है, कौम के अंदर तालीम पैदा करनी। जब तक तालीम नहीं आएगी आप कुछ भी कर लें। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी सर, शुक्रिया जी। इन्होंने की जो 2 पार्टीज की बात की है, तो 2 पार्टीज तो बन गई हैं, एक तरफ पीटीआई है और एक तरफ पीडीएम है। जो 14 जमातें ये इकट्ठी हो गई हैं, तो अवाम ने तो इनको एक ही मान लिया, ये एक ही पार्टी है। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहाँ कानून की बालादस्ती ना हो। आज अभी बात हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट की, ये पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज से बहुत मोहब्बत करती है। 70-75 साल पाकिस्तानी फौज को अपने सीने से लगा के मोहब्बत की, और अभी भी करती है। अभी भी बहुत मोहब्बत करती है, ये इसमें 2 राय है ही नहीं। ये तो कुछ ऊपर के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, 22 ग्रेड, इन लोगों ने इस मुल्क का सत्यानाश किया। आज मैं आपको ये बताता हूँ समीना, 2022 में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जो ह्यूमन वायलेशन है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं तो समझता हूँ शायद दुनिया में भी नहीं मिलती होगी कहीं। आप यानी आप कुछ बात ही नहीं कर सकते फौज के खिलाफ। क्या ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान? आप अदलिया के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते? कैसे नहीं? आप गलत फैसले देंगे। आपकी जो टॉप एस्टेब्लिशमेंट के जो जर्नल हैं, वो अगर गलत काम कर रहे होंगे, तो अगर अवाम बोलेगी, जर्नलिस्ट बोलेंगे, तो आप उनको जेलों में डाल दोगे, 15-15, 20-20 FIR काट दोगे आप उनके ऊपर। ये कौन से मुल्क में होता है? आप इतनी उनको टॉर्चर करोगे, उनके घरों पे जाके आप उनको टॉर्चर करोगे। कितने तो जर्नलिस्ट बैरून मुल्क चले गए। मतलब आप अंदाजा करें अरशद शरीफ का गुनाह क्या था? उसने यही तो कहा कि सच बोल रहा था वो। इमरान रियाज खान का गुनाह क्या था? 15 FIR काटी गई। समी इब्राहिम ले लें, और कितने, डॉक्टर मुहित पीरजादा ले लें, जमील फारूकी ले लें, कपड़े उतारे गए। मतलब आप अंदाजा करें ये काम कहीं होता है दुनिया में? किसी मुल्क में मुझे बता दें। फौज का ये काम रह गया ऑडियो वीडियो बनाने का। ये इस तरह से आप अपने इदारे को इतना, मतलब उसका मोरल डाउन कर दिया। इस मुल्क में अभी बहुत सारी बातें हुई कि टूरिज्म को तरक्की देनी चाहिए।
मैं कहता हूँ ये मुल्क हफ्तों में सीधा हो जाएगा। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करके सामने रख दे कि आज से हम अपना एहतसाब खुद कर रहे हैं, यकीन करें ये तो सारी की सारी कतार बना के लगी हुई होगी आपकी पूरी पीडीएम और पीटीआई के अंदर में भी जो लोग हैं जिन्होंने इलीगल पैसा बनाया जो भी है वो सब लगे हुए होंगे थे। और ये इब्तिदा तो कर दें, मैं कहता हूँ ये मुल्क, इतना पैसा मुल्क के अंदर मौजूद है जो इन लोगों से निकलेगा, किसी आईएमएफ के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। चलें, शुरुआत तो करें। ठीक है जी, चले आ गया काम है ये इस्टेब्लिशमेंट करे, सही है, जनरल जो है ये अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करें। ठीक है जी, ठीक है, रसीदें दें जी, ठीक है जी, जी बोले, अब आप बोले जी सतीश भाई। जी मेरी बहन जी, सैयद भाई आज ही तो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में दो तरह का वो इलाके टाइप चीजें हो गई हैं कि वहाँ का जो होगा वो बड़ा आदमी है और वहाँ जो रह रहा होगा वो छोटा आदमी है। मेरी बहन, ये आपके पूरे नॉर्थ अमेरिका में, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में भी रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ, मैं कनाडा में रह रहा हूँ, हर इलाके का टैक्स जो है वो ज्यादा होता है। ब्रैम्पटन का टैक्स जैसे कम होगा, मिल्टन का या मिसिसागा का या मार्कम का टैक्स जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इलाके पे बातें डिपेंड करती हैं। इसी तरह स्कूलिंग भी देखी जाती है। तो मेरी बहन ये तो फर्क पूरी दुनिया में है, कोई पाकिस्तान को ये मिसाल बना के कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ये फर्क देखा जाता है। एक बात तो ये हो गई। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि अब आप एमक्यूएम के अंदर आमिर खान की छुट्टी भी बहुत जल्दी देखने वाली है। समझिए आप, जो आमिर खान जो है ना आपके जी, इनकी छुट्टी हफ्ते 10 दिन के अंदर होने वाली है जी, क्योंकि ये जो इनका मुआहिदा तय हुआ है वो ये तय हुआ है कि माइनस आमिर खान, सही है। और आमिर खान किसके आदमी है ये भी आपको पता है जी। जब 9-0 पे छापा पड़ा था तो आमिर खान साहब की आपने हालत देखी थी उस वक्त क्या हुई थी, सही है। तो कहने का मेरा ये मतलब है मेरी बहन कि ये सब एस्टेब्लिशमेंट जो भी आपकी कराना चाह रही है ये बहुत बुरा पाकिस्तान के लिए हो रहा है मेरी बहन, खुसूसन इस सिंध के लिए, इस कराची शहर के लिए, इस हैदराबाद शहर के लिए ये बहुत गलत चीज होने जा रही है। क्योंकि देखें होगा ये कि एमक्यूएम तो हो गई है खत्म। मैं देखें अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए बात कर रहा हूँ, तो एमक्यूएम हो चुकी है खत्म। अब वही भत्ताखोरी, वही गन पॉइंट के ऊपर खाली जमा करो, वही गन पॉइंट के ऊपर वोटिंग कराओ। तो ये मेरी बहन पाकिस्तान में अब आजादी जो है ना वो खत्म होती चली जा रही है। ये पाकिस्तान किस तरफ धकेल रहे हैं मेरी बहन हमें नहीं पता कि पाकिस्तान कहाँ जाके खड़ा होगा, क्योंकि महंगाई का एक तूफान है, उसके ऊपर ये कत्लो गारत शुरू हो गई है। अभी आपने देखा होगा कि 6 लोगों की फैमिली गाड़ी के अंदर जो बहरिया टाउन के अंदर हुआ है, सोचें आप जी, जो गाड़ी उल्टी है जिसमें 5 लोग बेचारे मर गए, एक लड़की बेचारी जिंदा बची, सही है। वो कहाँ जा रहे थे, वो एक फायर वर्क्स देखने जा रहे थे, सही है, न्यू ईयर का या क्रिसमस का फायर वर्क्स देखने जा रहे थे। तो मेरी बहन ये सोचे कि कोई इस सिंध को, स्पेशली कराची को, कोई पूछने वाला नहीं है। और आपकी बातें बिलावल भुट्टो ऐसी बड़ी करते हैं कि जी वो जैसे पूरा उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का जो उनका नारा था उनके दादा का वो वापस ले आए। वो इन लोगों की मेरी बहन सियासत दफन हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो फायदा उठाया है वो उठाया है आसिफ अली जरदारी, कि उसने नून लीग को तो समझे कि बिल्कुल खत्म कर दिया उसने, इसका नामों ने निशान मिटा दिया, क्योंकि वो हुकूमत तो एक्चुअली में है ही आसिफ जरदारी, ये तो नाम के आपके वजीर आजम बने हुए मेरी बहन। मुशीर आप देख लें, दोनों दाएं बाएं जो मुशीर हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, वजीर खारजा जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं। तो हुकूमत तो चला यही रहे। तभी आप देखें ना कि एमक्यूएम वाले या मौलाना फजल रहमान आसिफ जरदारी के पास क्यों जा रहे बात करते। आप अंदाजा लगाए ना कि आज जो इन्होंने मीटिंगें करी हैं आपके जी वालों ने आसिफ जरदारी के पास जाके बात की है जी, कर रहे हैं वजीर आजम का। वजीर आजम कौन? शहबाज शरीफ। तो ये मतलब है मेरी बहन कि आप इनमें आपस में दलाले पन्ना शुरू हो गई हैं। मगर ये इलेक्शन जो है अभी फिलहाल नहीं होता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि उसकी वजह ये है मेरी बहन के जब इन्होंने बल्दियाती इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं कराए तो इनके पास पैसा ही नहीं है कि खजाने के अंदर, और कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। बहन आपका डिफॉल्ट हो चुका है। किसी के पास $1000 मेरी बहन $2000 नहीं है कि अगर कोई अमेरिका आ रहा हो या कनाडा आ रहा हो $2000 तक लेके नहीं आ सकता।
और लोग बातें ऐसी करते हैं कि मुल्क जो है वो बिल्कुल सही सिर्फ की तरफ चल रहा है, ये चल मुल्क तो सही सिम की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो सभी को पता है। मुल्क के हालात तो बहुत खराब हैं। आप सोचिए महंगाई इतनी ज्यादा हुई हुई है और महंगाई और होने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी लोगों की चीखें निकली हैं तो उसके बाद कितनी चीखें निकलेंगी। नए साल में तो आवाम खुद कह रही है कि कोई उम्मीद ना रखे नए साल में। जो आ गया ये नया साल 2022 में जो तकलीफें उठाई थी, बल्कि 2023 में ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ेंगी। आवाम की अपनी आवाज है कि इससे कोई उम्मीद ना रखे मुल्क से। तो अब आप देखें कौन लेके जाएगा मुल्क को सही सिम की तरफ, कौन आएगा, कौन सा ऐसा हुक्मरान आएगा जो मुल्क के लिए काम करेगा, अपनी कुर्सी के लिए काम नहीं करेगा बल्कि मुल्क के लिए काम करेगा, ये बताएं। आवाम जिसको लेके आती वो हुकूमत करता, फिर सारी जिम्मेदारी उसके सर पे होती। जब भाई आपको पता था, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ कि आपको जब पता है कि जी खजाने के अंदर पैसा नहीं है तो आपको हुकूमत लेने का इतना शौक क्यों था? मैं तो साफ बात कर रहा हूँ। मगर इमरान खान के पास कोई ना कोई तो लॉजिक होगी ना मेरी बहन, कोई ना कोई प्रोग्राम उनके पास तो होगा ना। ओवरसीज सारा पूरी दुनिया का ओवरसीज उनके साथ लगा हुआ है जो उनको पीछे से बैकअप करेगा। पाकिस्तान इसी तरह मेरी बहन निकल सकता है। ये हुकूमत जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको भी होश ना भूल लेने चाहिए। ये बात समझनी चाहिए वो, जबकि उनको पता है इस बात का। इमरान खान में इतनी पावर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट करेंगे। तो मेरी बहन अगर वो हुकूमत छोड़ के इलेक्शन करा दे और देख ले कौन आता है, कौन हारता है, कौन जीता है, तो इसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। अब आप देखें ना कि काफी हम लोगों ने इसमें बात कर ली, काफी बहस कर ली। 2022 में इस पे बहुत गुफ्तगू हुई है कि इमरान खान को जो पहले वाले लोग लेकर आए थे वो अब दोबारा लाना नहीं चाहते इमरान खान को। तो आप देखें तो अब क्या सियासत होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। इमरान खान को तो वो लाने के लिए तैयार नहीं है जो पहले लेकर आए थे। जी हेलो जी। जी आपका जो क्वेश्चन है वो टीवी पे आके ये सब बातें क्यों करते हैं? जी एक सेकंड जी क्या कह रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन है कि हुकूमत क्या एमक्यूएम हुकूमत में रहेगी या नहीं? हाँ जी यही क्वेश्चन है आपका? जी यही क्वेश्चन है मेरा जी। एमक्यूएम ने कहीं नहीं जाना है। अच्छा, एमक्यूएम के पास कोई रास्ता ही नहीं है, हुकूमत में ही रहेगी। हुकूमत में रहेगी, नहीं जाएगी हुकूमत को छोड़ के। असल नुक्ता ये है यहाँ पे जो समझने वाला नुक्ता है, ये जो सब धड़े एक हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप धड़े एक हो रहे हैं तो असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि क्या ये जो धड़े एक हो रहे हैं जी, इनको अल्ताफ हुसैन की हिमायत हासिल है या नहीं? सबसे अहम सवाल ये जी। क्यों आप देखिए कि अगर आप एनालिसिस करें तो इलेक्शन में जितने भी हुए उसमें वोटिंग जो हुई वो इन तमाम धड़ों को मिला के एंड पीटीआई को मिला के जी, ठीक है, और ये धड़े प्लस पीटीआई प्लस पीएलपी प्लस जमात इस्लामी प्लस पीपल्स पार्टी प्लस मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातें पीडीएम की और ये एमक्यूएम और सबको मिला के जो वोट पड़े हैं कराची में वो 10 to 12% वोट पड़े हैं, ठीक है, जिसमें इन तमाम सब जमातों ने पार्टिसिपेट करा। अब अगर आपने सारे एमक्यूएम के एक कर भी दिया तो आपका देखना यह है कि वोट कितने % बढ़ता है। असल इम्पोर्टेंट बात यह है क्यों कि जब इलेक्शन जब होते हैं तो 80% से ज्यादा आवाम अपने घर में बैठ जाती है क्योंकि वहां से बाइकआउट की कॉल आती है। अब असल देखना ये है कि जब ये धड़े बन जाएंगे, मिल जाएंगे टुगेदर, तो फिर ये देखना है कि ये कितने % लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं। क्योंकि ये सब मिल के भी पीटीआई को नहीं हरा सकते, इंडिविजुअल तौर पे तो नहीं हरा सकते थे और हरा सके थे पीटीआई को कराची में। और जो इनके टोटल वोट थे फारूक सत्तार के और क्या मुस्तफा कमाल क्या और इनके पाकिस्तान क्या इन और हकीकी क्या मिला के इनके सबके वोट मिला के पीटीआई वोट से कम थे, ठीक है। और जो टोटल वोट थे यानी पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एंड जमात इस्लामी एंड पीएलपी ऑल टुगेदर इट वाज ओनली 10 to 12%। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचने समझने वाली बात है कि आप दोबारा वही करने जा रहे हैं जो आपने पहले करा, यानी जो गालिब अक्सरियत है यानी 80% 85% अवाम जो है वो ताल्लुक रहेंगे, तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है उस हल्के से, यानी कराची के अवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। भाई अगर आपके 40-45% भी अगर लोग निकलते हैं तो एक रिप्रेजेंटेशन कहला सकती है। अमूमन 50% और 60% अगर लोग निकल आए तो दैट इज वेरी वेरी हेल्दी। मगर चलो 45 पाकिस्तान में जो हालात है 45-50% भी निकल आए
तो फिर भी एक वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आपके, चलो वही 50% 60% अवाम निकले थे, लेकिन 10% 12% अगर अवाम निकल रहे हैं और 80-90% लोग घर में बैठे हैं, दैट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर अगर हकीकी लोगों की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप गवर्नमेंट चला ही नहीं सकते जब तक लोग उसमें शामिल ना हो। जी जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जब तक लोग आपके शामिल ना हो उस प्रोसेस में, ये बात आगे बढ़ नहीं सकती। तो अब देखना यह है कि इस धड़े को क्या अल्ताफ हुसैन की हिमायत हासिल है या नहीं है, या अल्ताफ हुसैन को इलेक्शन में इजाजत देने की इजाजत है कि नहीं है, या उनकी तहरीर तकरीर पे पाबंदी हटती है नहीं है। एक्चुअल 2-3 चीजें हैं ये साथ साथ। पहली बात देखना यह है कि कितने % लोग बाहर निकलते हैं। अगर 12% लोग बाहर निकलते हैं, आप इसका मतलब आप फेल हो गए, आपने बिला वजह पैसा बर्बाद करा, लोगों का भी टाइम बर्बाद करा, पैसा भी बर्बाद करा, और इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि क्या वो इसको सपोर्ट करते हैं अल्ताफ हुसैन या नहीं करते हैं इस ग्रुप को, और क्या उनको इजाजत मिलती है तो नहीं मिलती, ये 3 अहम सवाल है। बाकी ये जो अभी जो हो रहा है ये सारा लीपअप होती है, टेम्परेरी फिक्स है, ये इसके हवाले से मैं बात करना चाहता था। ये मेरा तजरिया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जनाब जी साजिद भाई क्या कहेंगे? जी मेरी बहन, मैं ये कहूंगा, मैंने माना अल्ताफ हुसैन के बहुत जाने वाले कराची में थे, है नहीं थे, सही यानी कि आप कह रहे हैं कि अब नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं है, जबकि कॉलर का है कि अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी अगर वो आवाज निकाले अपनी स्पीच करे तो लोग जमा हो जाएंगे, पूरा कराची निकल सकता है। आपको याद होगा कि जब कराची में गंदगी आई थी, लोग नहीं निकल रहे थे, तो कॉलर नहीं आके कहा था कि जी डॉक्टर इंजीनियर झाड़ू दे रहे थे रोडों पे, ये उनकी औकात हो गई थी। अब मेरी बात तो सुन लें, सुना दें। मैं एक मुसलमान हूँ, सही है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मैं दूसरे मुसलमान पे भी वैसे ही ट्रस्ट करता हूँ। मुस्तफा कमाल, अनीस अहमद खानी, सही है, इन्होंने टीवी के ऊपर, मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, टीवी के ऊपर इन्होंने कुरान सर पे रखे। क्या रखे मेरी बहन? कुरान, जो मुसलमानों की एक किताब है, सही है, वो सर पे रख के इन्होंने कसमें खा के बोला कि अल्ताफ हुसैन ये था, अल्ताफ हुसैन वो था, अल्ताफ हुसैन ये था, अल्ताफ हुसैन ने ये किया, अल्ताफ हुसैन ने वो किया, सही है। मैं तो अब वही आपके मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, उसी अल्ताफ हुसैन के कल को गुन गाने लगे, तो मैं किसको सच्चा समझता हूँ मेरी बहन? मैं तो फिर ऐसे मुसलमानों पे भी लानत भेजता हूँ कि एक तरफ तुम कुरान उठा के पूरे टीवी पे करोड़ों लोगों को तुम दिखा रहे हो कि अल्ताफ हुसैन की हैसियत खोल के दिखा रहे हो, और आज आके तुम कह रहे हो कि जी हमें वोट दो, हम अल्ताफ हुसैन के हाथ में। तो इस वजह से मेरा कहने का यह मतलब है कि मेरी बहन, अब अल्ताफ हुसैन की कहानी मुक चुकी है। ये लोगों की बेकार की बातें हैं, ये दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं कि अल्ताफ हुसैन कल को आ जाते हैं या कल को ये हो जाता है। मेरी बहन, वो दौर गया कि जब नवाज शरीफ पजामा पहन के घूमते थे, वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब ये दौर जो है ये सिर्फ इमरान खान का दौर है। जब तक इमरान खान पाकिस्तान में है, सलामत है, ये इमरान खान का ही गुन गाएगा पूरा पाकिस्तान। अब वो आवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं। ठीक है जी, आप कहीं नहीं जाएगा जी, राय दें, जल्दी से दे रहा है अपनी। जी जी, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है एमकेएम वो देख रही है सिचुएशंस, वो देख रही है कि वो कहते हैं जैसे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो आने वाले दिनों को देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। अगर तो ऐसा हो जाता है कि इमरान खान स्ट्रॉन्ग बन के सामने आ जाता है नए इलेक्शंस की तरफ, ये जो गवर्नमेंट है ये वीक पड़ जाती है इमरान खान के सामने, तो फिर ये लोग अलहदा हो जाएंगे। ये एमकेएम का एक खासा रहा है कि जिस तरफ ये वजन देखते हैं ज्यादा पलटेगा, ये उस तरफ हो जाते हैं। मेरे भाई इमरान खान ने अब नहीं लेना इनको, ये बात भी आप पेपर में लिख के रख लेंगे अपनी। मैं बात मुकम्मल कर लूँ जी। दूसरा ये है कि इसकी देखें, एक रीजन तो ये है कि इस दफा तो आर्मी ने उनको बोला था एमकेएम को कि भाई आप इस तरफ हो जाओ तो ये हो गए, लेकिन बेसिकली ये अच्छी तरह से जानते हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के साथ इनकी वो सांप और नेवले वाली लड़ाई जो है वो कितने सालों से चली आ रही है, 30 साल से चली आ रही है। तो इनको अच्छी तरह पता है कि ये जरदारी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते,
उन्होंने वहां पर इनको मगर आपने देखा नहीं था कि जरदारी पे ट्रस्ट किया था तो है ना इमरान खान को से के खिलाफ जो है ना एतमाद लेकर आए, फिर इसके बाद उन्होंने जरदारी से जाके खिलाफ हुए, कहा कि जी इन्होंने इतने वादे किए थे हमारे से, इतने प्रॉमिसेस किए थे पर हमें नहीं दिए, अब हम बहुत परेशान हैं, हमने बहुत बड़ी गलती की। जी अब आप कह रहे हैं अभी फिर दोबारा से देखें एक हो रहा है, ये तो ये बिल्कुल ये ऐसा ही है कि आर्मी के कहने पे एमकेएम। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज जी। जी हेलो जी 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 बोलिए। इन सब चीजों मेरा कहना ये है जी कि भाई जो अल्ताफ हुसैन साहब जो लंदन में बैठे हैं जी, वो मेन आदमी है। इन सबको करने से क्या फायदा होगा? आवाम थोड़ी इनको सबको जानती है। ये तो 0/0 है, इनसे क्या फायदा? भाई जब बात करनी है अल्ताफ हुसैन से करो, उसको लेकर आओ। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन को लेकर आया जाए? बिल्कुल, या अल्ताफ हुसैन ही वाहिद एक लीडर है जो कि माजी जिसको अपना, यानी कि अभी भी आप कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की पावर है, अगर आ जाएगी तो आवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, इन लोगों को नहीं मानते। हकीकत में सिर्फ एक फोन कॉल की जरूरत है बस। अच्छा, और कुछ नहीं, ये सब झाग की तरह बैठ जाएंगे। इनमें कुछ भी नहीं है इनको कोई आवाम कुछ भी है, मानती ही नहीं इनको। अगर इनको मानती तो इस तरह ही आपस में लड़ नहीं रहा होते। चलें जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आप कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही ब्रेक जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ ये कॉलर मौजूद है, 3-4 कॉलर थे जो ड्रॉप हो गए, दोबारा कॉल कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं। जी हेलो जी, क्या कहेंगे आप? जी साजिद भाई, मुझे लग रहा है साजिद भाई भी शायद ड्रॉप हो गए। जी जनाब, जी जी आप बोलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब एक कॉलर आया जिससे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उसने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन को वापस लाया जाए। ये वाले तो सब ऐसे ही हैं, ये तो कोई कॉलर कोई बात, ये जो है इनकी पार्टी इस तरह नहीं चलेगी, सिर्फ अल्ताफ हुसैन की जरूरत है। अल्ताफ हुसैन आएगा तो मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। उनका कॉलर का कहना ये था कि अल्ताफ हुसैन की बात है। जी मैं बोलूं समीना जी? जी बोले जी, जी बोले। हाँ, अल्ताफ हुसैन की बात हो रही थी, पहले वो अदालत के पास फैसला आ जाने दें कि वो जो 40 प्रॉपर्टी है वो किधर जानी है। कौन प्रॉपर्टी इनकी इंग्लैंड में है, मोर देन 30 प्रॉपर्टियां इनकी पाकिस्तान में है। या वो जो किएगा ना पल्ला उसका भारी होगा। तो अल्ताफ हुसैन को गए हुए सदियां बीत गई हैं, अब नई जनरेशन है। आप देखें, आप कहें सदियां बीत गई हैं, मगर अभी भी तक लोग ये अल्ताफ हुसैन को याद कर रहे हैं कि पार्टी में तो अल्ताफ हुसैन को आना चाहिए। मैं समझता हूँ, आई नो दैट, लेकिन जो कराची की आजकल आबादी वो 25 to 30 ईयर है, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन को देखा तक नहीं आज तक, वो अल्ताफ हुसैन को वोट कैसे डाल देंगे जाके? भाई ये नई जनरेशन है ना, जो सारी इमरान की तरफ है, इनको गलतफहमी में निकल जाना चाहिए। लेकिन वो जब केस का फैसला होगा ना, सारे का सारा एमकेएम किस्मत पे लिखी, वो जिसको मिलेगी। वो ब्लड मनी है, इन्होंने लोगों को मार के पूरी बदलाशें करके वो 40 प्रॉपर्टियां है। और अगर भाई हार गए लंदन में, ये हार गए, तो वो जाके अपने रेस्टोरेंट पे हलीम भी क्या करेंगे? सारी जिंदगी उनकी किस्मत में हलीम लिखा जाएगा। और बाकी ये जो यहाँ ये 30 लोग तो वहां रहते हैं, इनके पास सहारे का सबज बारी साहब, अपना ख्वाजा साहब, ये सारे उन्हीं घरों में रहते हैं। जी 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 जी, घर है जिस घरों में ये रहते हैं, तो फैसला उस वक्त होगा जब इंग्लैंड से फैसला आएगा। तो बाकी यंग जनरेशन है ना जितनी कराची की आजकल, वो सारी इमरान की तरफ है, चाहे वो महाजिर है चाहे कोई है। जी जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ समीना के 5 जनवरी दिन 1 बजे एक बहुत बड़े केस की समाप्त शुरू हो रही है। और ये वो केस है जो अब खुद अदलिया ने नोटिस लिया था अख्तर शहीद शरीफ के कत्ल के ऊपर। अच्छा, इसके बेंच में है
जस्टिस एजाजुल हसन, मजहर अली अकबर और जमाल अख्तर मंदोखेल और मोहम्मद अली मजहर, और इसकी सदारत कर रहे हैं उमर अता बंदयाल। ये केस पाकिस्तान की तारीख में जो आपके एक मैं कहता हूं कि हाई लेवल के लोग हैं उनके ऊपर ये केस चलेगा। अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है अदलिया का पाकिस्तान में, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है वो तो आप सबको पता है कि वो किन ओहदों पे बैठे हुए हैं अभी भी और कौन रिटायर हुआ है। तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ये अदलिया का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। और ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जब लाखों लोगों ने एप्लीकेशन दी थी उस वक्त ये अदलिया ने इस पे अच्छा नोटिस लिया था, वरना तो अदलिया सोई हुई थी। तो ये भी एक पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ समीना, जहां बात हो रही है सिंध की, तो आप वो वीडियो भी देखें जरा सा। जो लोग लाइनों में लग के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं अंदरूनी सिंध से, शायद वो लाड़काना की है या वो मुझे इसमें श्योर नहीं है, लेकिन मैं कहेंगी तो वो वीडियो आपको भेजता हूँ। यकीन करें हजारों में लोग लग के लाइनों में लग के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ये सवाल शुरू हो चुका है। ये जितने भी मिला लें पार्टियों को, चाहे वो ये मुत्तहदा की शक्ल में हो या ये जितने भी कारनामे जो पीपल्स पार्टी करती रही है 35 साल से सिंध के अंदर, अवाम जो है बाहर आ गया है। अवाम का जो जिन है ना बोतलों से बाहर निकला है। अवाम बाशऊर है और इमरान खान की क़यादत में तैयार है पाकिस्तान को बदलने के लिए। जो भी मुश्किल आएगी उसका सामना करेगी और पाकिस्तान में एक ही लीडर है और वो है इमरान खान, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है समीना। हम भी देखेंगे कि इमरान खान दोबारा से। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, जी हेलो जी। अच्छा, ये जो फरमा रहे हैं ना ये कि नई नस्ल आ गई है, ये सारी नई नस्ल जो है अभी भी, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो सारे एमक्यूएम के ही है ना, मुहाजिरी हैं। वो कह रहे हैं कि नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि इमरान अल्ताफ हुसैन कौन। जी, कराची में अभी भी अल्ताफ हुसैन का वही जोर है जो कि आज से 7 साल या 8 साल पहले था। तो अब ये जो लोग आप कैसे इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं? आप इतनी गारंटी से कैसे? कोई भी नहीं जा रहा, ना जाएगा। अरे अच्छा, ये बता दें, हेलो, मेरा सवाल है कि आप किस तरह कह सकते हैं इतनी गारंटी से कि अभी तक अल्ताफ हुसैन का वहाँ पे कराची में जोर है? आप आवाज एक हेलो करवा के देख ले, पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा फौरन। अभी तो उनका कोई आदमी निकलता उसको पकड़ के बंद कर दे। जी 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 जी, आप उनको हेलो तो करवा के देखें, फिर पता चलेगा। अब आपने जो है वो इमरान खान को वो किया हुआ है। जी जी जी, बोले क्या किया हुआ इमरान खान को? भाई अब उसी को मीडिया इतना ज्यादा आगे बढ़ा चढ़ा के पेश करता रहता है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान कुछ भी नहीं, जीरो। जैसा गलीज आदमी शायद आज तक तो अभी तक पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और लोगों का जो लोग उनके साथ है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी कभी ना कभी खिलाफत में लुधड़े होंगे, घुसे हुए होंगे, जब भी ऐसा उसकी सपोर्ट करते हैं, वरना ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसे मुसलमान कोई ऐसे गलीज आदमी को सपोर्ट करे। जी हेलो जी जी। मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि जो कहते हैं कि लोग कि वो जो अगर किसी के साथ है तो वो खराब है। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आपको पूरी तरीके से आजादी हासिल है जी कि आप जिसको चाहें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसका मंशूर आपके समझ में आता है, आप उसके पास जाएं, आप उसको सपोर्ट करें। लेकिन उसके साथ साथ मैच्योर जमहूरियत में या मैच्योर सियासत में या मैच्योरिटी में ये भी होता है कि जब वो पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती या वो मंशूर अपना जो है वो नाफिज नहीं कर पाती, तो फिर लोगों को इतना मेंटलिटी उनके ऐसा भी होना चाहिए कि वो उसको स्विच करके दूसरी पार्टी में जाए और उसको वोट करें, जैसे कनाडा में होता है जी। हम किसी साल लिबरल को वोट करते हैं, किसी साल
जो है पीसी को और कभी न्यू डेमोक्रेट को करते हैं, हम एनडीपी को, तो क्या हम मंशूर पे चलते हैं। लीडरशिप भी एक होती है, उसका भी अट्रैक्शन होता है यकीनन, बट वो मंशूर हम पहले रखते हैं। तो पहली बात तो ये यहाँ पे तो मैं ये जो अल्फाज है गलीज और ये मैं नहीं, इसको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन पूछी कि आपको कैसा लगता है कि अल्ताफ हुसैन अभी भी मशहूर है, ये क्वेश्चन था एक आपका शायद। नहीं, वो जो कॉलर थे ना आके ये बोल रहे थे कि अल्ताफ हुसैन अभी भी आ जाएगा तो पूरी आवाम उसके साथ निकलेगी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको कैसे लगता है कि अभी भी आवाम उनके साथ है, इसलिए कि अभी जो एक कॉलर थे उन्होंने कहा कि अब आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी अल्ताफ हुसैन को, खत्म हो गई कहानी। देखें, अभी मेरा जो अपना एनालिसिस है वो हमने अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन अभी कराची में हुए, जिसमें मलीर में एक हुआ और फरंगी में एक हुआ, जो भी रिसेंट था, उससे पहले पीआईबी में हुआ। तो मैंने पहले भी कहा और मैं देखता हूँ काफी क्लोज। आप देखिए कि वो हल्के में अवाम के जो वोट है वो तकरीबन 4.5 लाख और 5 लाख वोट है, और वो कहते हैं कि जनाब घर से नहीं निकलना है, बाइकआउट करना है। तो आप देखिए पूरे हल्के में 10 से 12% वोटिंग होती है जी। तो इसका मतलब है वो आदमी अभी भी पॉपुलर है, और अगर पॉपुलैरिटी उसकी चेक करनी है तो आप उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, और अगर लोग उसको वोट नहीं करेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह नवाज शरीफ का भी है कि अगर लोग समझते हैं कि वो पॉपुलर नहीं है, जब इलेक्शन होंगे आप उनको वोट मैदान में लड़ने दें इलेक्शन। अगर लोग उनको वोट नहीं देंगे, उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मुकाबला हमेशा सियासी होना चाहिए। जब आप किसी को जबरदस्ती या जबर के तौर पे बाहर निकालते हैं तो आप लोगों को उनके दिलों से नहीं निकाल सकते। आपने देखा भुट्टो को फांसी दे दी, क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने 2 दफा उसके बाद हुकूमत बनाई, ठीक है ना। तो अब आपने इमरान खान को अगर निकाल दिया तो अब अभी भी उनकी 2 सूबे में गवर्नमेंट है, ठीक है ना। केपीके में भी इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट है, और पीपल्स पार्टी की अभी भी सिंध में गवर्नमेंट है। तो आप जबरदस्ती या जबर के तौर पे किसी को नहीं निकाल सकते कभी भी। मुकाबला हमेशा सियासी होना चाहिए। सियासी तौर पे आप किसी को निकालेंगे उसके बाद ही बात बनती है। अगर आप किसी को जबर से निकालेंगे तो लोगों के पास फिर आर्गुमेंट होते हैं कि भाई इसको तो इस वजह से नहीं, इस वजह से निकाला गया। जैसे अभी पीटीआई के लोग आर्गुमेंट करते हैं कि इमरान खान को जबरदस्ती हुकूमत हटाएगी, ये आर्गुमेंट है ना। अगर इमरान खान इलेक्शन हार के हुकूमत से हटते तो ये आर्गुमेंट तो नहीं होता जी। और उसका सियासत का नक्शा भी दूसरा होता अगर वो इस तरह हटते। अगर वो जो चीजें की गई हैं तो जिसकी वजह से तो अवाम बहुत ज्यादा वो हो चुकी है। जी जी। तो सियासी लिहाज से देखें, सियासत होती है, जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी होती है, तो उसमें आप सियासी मुकाबला करें। और सही करने का मुल्क का तरीका ये है कि हर अदारा अपनी हुदूद में रहे, दूसरे की हुदूद में मुदाखलत ना करे। एक बात यहाँ पे और भी क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे कॉलर्स जो है उनको मालूमात शायद उतनी नहीं होती या शायद उतनी स्टडी नहीं होती। जैसे कराची के बारे में जब हम बात करते हैं, या हम बलूचिस्तान, मेरा चूंकि ताल्लुक बहुत ज्यादा कराची से और उससे थोड़ा कम बलूचिस्तान से रहा है, तो मुझे और थोड़ा बहुत फ्रंटियर से, तो लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि कराची की जब बात होती है तो हम कहते हैं कराची कचरा कुंडी बन गया। आप भी बहुत दफा कहती हैं, हर परिवार में कहती है। क्या हमने ये जानने की कोशिश करी कि इस कचरा कुंडी का जिम्मेदार कौन है? तो अवाम को ये बताना भी बहुत जरूरी है, या ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कराची के 60% इलाके पे कंटोनमेंट बोर्ड का कब्जा है। कंटोनमेंट बोर्ड जिम्मेदार है उस कचरा कुंडी का, और कंटोनमेंट बोर्ड 70 सालों से उन इलाकों में हुकूमत कर रहा है, ठीक है। वो शहरी बल्दिया कराची उजमा के अंदर में नहीं आते। लोगों को ये बात बहुत समझने की जरूरत है। और वो इलाके सदर है, कराची कैंट है, मारीपुर कैंट है, कोरंगी ये है, पीएस मसरूर है, पूरा शारा फैसल है आपका, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इलाके जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे एयरपोर्ट है, सीएए है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, ठीक है, मारीपुर कैंट है। तो ये सारे इलाके जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड या वफा के अंडर में आते हैं। तो इन इलाकों की जिम्मेदारी उन इदारों की बनती है जो वहां पे 50 साल 70 साल से बल्दिया में है और गवर्नमेंट में है। इसकी जिम्मेदारी कराची की शहरी बल्दिया पे नहीं आती है। ये लोगों की समझ में नहीं आती ये बात।
हम कहते हैं कराची में कचरा कुंडी बन गया, तो भाई सदर में अगर कचरा कुंडी बन गया है तो कंटोनमेंट बोर्ड सदर कहाँ है? अगर मलिर के इलाके में कचरा कुंडी है तो कंटोनमेंट मलिर कहाँ है? उसको तो किसी ने नहीं कुछ कहा, उसके पास तो फंडिंग है, उसके तो एडमिनिस्ट्रेशन है सारे, या क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है, या मारिपुर है, या इब्राहिम हैदरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आके जो हम कहते हैं कि बल्दियाती और हुकूमत और इसने यूं कर दिया, उसने यूं नहीं कर दिया। 60% तो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में है, ये के अंदर में, कराची पोर्ट ट्रस्ट के अंदर में है, उनसे कौन पूछने वाला है? तो ये बात कराची के लोगों को पता है, लेकिन वो बात नहीं करते, खौफजदा है। और ये बात आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके आगे दिन ये जरूर पूछी जाएगी। तो इसका हल ये भी है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान में, चाहे वो लाहौर हो, मुल्तान हो, कराची हो, फैसलाबाद हो, पिंडी हो, ये तमाम के तमाम एक मेयर के अंदर में होने चाहिए, जैसे यहाँ कनाडा में होता है, टोरंटो में होता है, और उसके सब डिवीजन होने चाहिए, और वो ऑटोनॉमी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको फेडरल और प्रोविंशियल की सपोर्ट हो। ठीक है, हमारे यहाँ तो मुदाखलत होती है, एक सूबाई वजीर बन जाता है, वल्दिया का वजीर बन गया, उसने जनाब पूरा निजाम ठप कर दिया। मैं आज ही न्यूज देख रहा था और मैं जान के हैरत में मुब्तला हो गया कि इस्लामाबाद में पूरी तारीख में सिर्फ 2 दफा बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, आपको पता है? जी 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 जी। एक 79 में और एक 2018 में शायद हुए, नवाज शरीफ के दौर में। तो आई वाज सो सरप्राइज। यानी कैपिटल का हाल ये है कि वहाँ हम बल्दियाती इदारों को चलने नहीं देते, बल्दियाती गवर्नमेंट को चलने नहीं देते, बल्दियाती गवर्नमेंट बनाते नहीं है, और हम आके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, यहाँ पे आसमान जमीन के कलावे बुलाते हैं। जैसे यही तो सबसे बड़ी बेसिक नर्सरी है सियासत की। यहाँ पे आम शहरी जो हमारे मसाइल होते हैं, जो नकाशी है आपके, या पानी नहीं आ रहा है, या बिजली के, ये मसाइल गवर्नमेंट, शहरी गवर्नमेंट के। हमारा हाल ये है कि कौमी असेंबली के लोग जो है वो इन मसाइल में उलझे रहते हैं, बजाय इसके कि वो जाके कानून साजी करें। तो इस निजाम को, इस सिस्टम को भी ठीक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। जी सही कह रहे हैं आप, ये सिस्टम को होने की बहुत जरूरत है। जी जनाब। जी हमें इमरान खान को जलील बोला गया, हमें जलील बोला गया। वो भाई ने अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता दी है सबको आगे कि वो कौन है। कि बाकी रहे इमरान खान के बाद उसने ना तो किसी से बता लिया, ना किसी को कत्ल करवाया। इन्होंने तो 275 पीपल जिंदा जला दिए थे, बूढ़ी बदलाशें, भत्ता, ये वो, सारी जिंदगी यही करते रहे। और क्या करते रहे? जलील कौन? तुम हो या वो साहब है, ये M2M है, ये आके बात करो, लोगों को ना जलील कहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी साजिद भाई क्या कहेंगे? मेरी बहन इतनी बातें जमा हो गई है, किस बात का जवाब? अरे अब तो आप कल ही आपको बात का जवाब दीजिएगा, इसलिए कि 2 दफा मैंने आपको एयर किया, टाइम ही खत्म हो गया। जी जनाब। जी हेलो। वो तो अभी आए थे बात करने के लिए, तो उन्होंने, जब मैंने कहा टाइम ही खत्म हो गया, बात कल कीजिएगा, तो वो फौरन चले गए। छोटी सी बात अगर करनी है तो कर ले, बस 30 सेकंड है आपके पास। मेरी बहन पहले अच्छा चल छोटी छोटी बात कर। बहुत छोटी मैं खुदाफिज कह दूंगी, समझ लें आप। एक सेकंड 30 सेकंड का इनका भी ले लूं। जी जनाब। जी तुमको सर ये बता दें कि यहाँ जो बोरी में बंद रहा, ये इन्हीं के भाई बंदे जो दूसरे शहरों से आते हैं वही मारते हैं, वही बोरी बंद लाश फेंकते हैं। कराची वालों का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। यही सारे जो गैर मुकामी लोग हैं वो सब यही सब काम करते हैं, वही बोरी बंद लाश करते हैं, वही बत्ता कहते हैं। अभी आप देख लो जितनी डकैती, चोरी, सब कुछ हो रहा है, सब बाहर से, कराची से। अच्छा एक सेकंड वो ही कर रहे हैं। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम समीना, आरिफ बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? आरिफ खान बात कर रहा हूँ। मैं आपको और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े देर में आपने फोन किया जब मेरा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा था। हाँ जी इंशाल्लाह आइंदा बात करूंगा टाइम पे। जी बस ये कहना था कि 2022 में हमने एक अच्छी चीज ये मिली है कि एक मुल्क का गद्दार जो इस मुल्क को तरक्की से रोके हुए था वो एक्सपोज हो चुका है, और इंशाल्लाह 2023 से अब इंशाल्लाह तरक्की का राह खुल जाएगी।
और एमक्यूएम गवर्नमेंट में रहेगी। बस इतना ही कहना था। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया। नया साल आप सब लोग को देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोग को इस साल में बहुत खुशियां दिखाए। मेरी आवाज एंटरटेनमेंट की और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी नहीं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।